गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज की इस क्लास में कंप्लीट कर लेंगे हम आईटी वाली इस बुक को। ऑथेंटिक बुक है, बोर्ड की बुक है, और साथ में मैं टेलीग्राम चैनल पे बुक की पीडीएफ भी आपको शेयर कर दूंगा। तो आज अपनी आईटी पूरी हो जाएगी। एटलीस्ट एक और क्लास लेंगे बाद में अपडेट करने के लिए। कुछ 10th की चीज़ें भी हैं उसमें। ये 9th की बुक है जो बेस है, और उम्मीद है कि इसी में से आपको मिल जाएगा। इसमें जो चीज़ महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपके समय का ख्याल रखते हुए हम केवल उसी पे डिस्कस करेंगे। जो इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं उन्हीं को आपको पढ़ना है। हालांकि एमसीक्यू जितने हैं उनको हम कर लेंगे। ओके, तो शुरू करते हैं। आज का पहला टॉपिक है कंप्यूटर कम्युनिकेशन एंड नेटवर्क। वीडियो को पूरा देखना, नए बच्चे हैं तो शेयर करना, क्योंकि इसके बाद मैं आपके लिए तमाम वो चीज़ें एसएमसी से लेके शिक्षण नवाचार से लेके जीके की बेस और करंट चीज़ें भी आपको दूंगा, और साइकोलॉजी तो आफ्टर हम करेंगे ही करेंगे। चलिए, तो कंप्यूटर कम्युनिकेशन एंड नेटवर्क आज का टॉपिक है। खास बात क्या है कि कंप्यूटर का उपयोग तभी संभव है जब वह अन्य कंप्यूटरों से जुड़ा हो, और एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर से जोड़ने के लिए हम कौन कौन सी चीज़ों का यूज़ करते हैं, इसकी बात हम इस टॉपिक में करेंगे। चाहे आप ऑडियो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की बात करें, चाहे टेलीफोन से बात करने की बात करें, या कोई और जरिया हो, सबकी बात हम इसमें करने वाले हैं। ये कंप्यूटर संचार है, कंप्यूटर कम्युनिकेशन है, इंटरनेट का बहुत बड़ा रोल है, बात करेंगे हम। आवश्यकता की कोई खास बात नहीं है। ट्रांसमिशन मीडिया, यहाँ पे ध्यान रखें, यहाँ पे ध्यान दें। प्रेषक सेंडर व प्राप्तकर्ता रिसीवर के बीच डाटा संचरण के लिए या डाटा ट्रांसमिशन के लिए किसी फिजिकल मीडियम का होना आवश्यक है। इस ट्रांसमिशन मीडियम को हम कम्युनिकेशन चैनल भी कहते हैं। और ख़ास बात मैं आपको बता दूं, ये प्रेषण माध्यम दो भागों में बांटा जाता है। एक तो तार वाले माध्यम, एक बिना तार वाले माध्यम। तो तार वाले माध्यम माध्यम कहलाते हैं वायर्ड ट्रांसमिशन मीडिया, और बिना तार वाले माध्यम कहलाते हैं वायरलेस ट्रांसमिशन मीडिया। पहले तार वाले प्रेषण माध्यम कौन से हैं? केवल 3 बातें आपको ध्यान रखनी है। एक नंबर पे है ट्विस्टेड पेयर केबल। तो देखो, नाम आपको दिख रहा है, ट्विस्टेड का मतलब घुमी हुई, मुड़ी हुई, और पेयर का मतलब जोड़ी केबल। इसमें केबल, दो केबल होती हैं और दोनों आपस में एक दूसरे से गुथी हुई होती हैं। सिंपल, इतना ध्यान रखना। खास बात क्या है, यह है सबसे पुराना और सस्ता साधन है। ठीक है, ट्विस्टेड पेयर केबल, नाम ध्यान रखना, यह सबसे पुराना और सस्ता साधन है। खास बात, आपको ये चित्र दिखाई दे रहा है। दूसरी खास बात, दो प्रकार की होती हैं। अनशील्ड का मतलब जिस पे कवर नहीं हो, और शील्डेड मतलब जिस पे कवर हो। ये सिंपल बात हुई। ठीक है, महत्वपूर्ण बात क्या हुई एक और, वो ये है कि साहब, इससे हम कम दूरी के संचार, लगभग 1 किलोमीटर तक में उपयोग कर सकते हैं इसका। और इसकी ट्रांसमिशन स्पीड कम होती है, 1 से लेके 2 MB/सेकंड होती है। तो इतनी बात ध्यान रखनी है इसके बारे में। 1 से 2 MB/सेकंड स्पीड कम होती है, छोटे कम दूरी के संचार के लिए उपयोगी है, 1 किलोमीटर तक। और खास बात, ट्विस्टेड इसका नाम क्यों है? क्योंकि इसमें दो केबल जुड़ी हुई होती है। और बहुत खास बात, ये सबसे प्राचीन साधन है, सबसे प्राचीन साधन है। खास बात, इसमें एनालॉग और डिजिटल दोनों प्रकार के संचरण में इसका उपयोग किया जाता है। देखो, आगे भी एक चीज आएगी, मैं आपको बता दूं। एक टर्म आएगा एनालॉग, जो पहले भी आया है, और एक आएगा डिजिटल। ध्यान रखना इस बात पे। एनालॉग का मतलब क्या होता है? एनालॉग का मतलब ये होता है कि एनालॉग में हम जो डेटाज होते हैं वो कॉन्टिन्यूअस या सतत रूप में पेश करते हैं। डेटाज को सतत रूप में, यानी जो विद्युत संकेत मिलते हैं हमें किसी भी रिसीवर से, उनको हम कॉन्टिन्यूअस रूप में आगे भेजते हैं। उस फॉर्म को बोलते हैं एनालॉग फॉर्म। और याद रखना, एनालॉग फॉर्म का एग्जांपल है टेलीफोन सिस्टम। टेलीफोन सिस्टम या टेलीफोन की लाइनों में डेटा कैसे जाते हैं? डेटा जाते हैं कॉन्टिन्यूअस रूप में, जिसको बोलते हैं एनालॉग। और कंप्यूटर में डेटा जाते हैं, कंप्यूटर डेटा समझता है डिजिटल। कंप्यूटर कैसे समझता है? डिजिटल। तो एक तो हो गया एनालॉग, जिसमें कॉन्टिन्यूअस रूप में संकेत जाते हैं, और एक हो गया डिजिटल, जिसमें डिस्क्रीट रूप में संकेत जाते हैं। तो खास बात, केबल में क्या होता है? केबल में दोनों तरह से, एनालॉग व डिजिटल दोनों प्रकार से संचरण किया जा सकता है। इसलिए ये साधन सस्ता है और काफ़ी आसान है। तो इतनी बातें आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद में दूसरी केबल है। दूसरी केबल का नाम है कोएक्सियल केबल। तो कोएक्सियल केबल की खास बात यह है कि इसमें तांबे का तार होता है, बस, और कोई खास बात नहीं है। ये दूसरा उसका अपडेट रूप है, ज़्यादा दूरी तक जा सकते हैं। इसका उपयोग, खास बात, लंबी दूरी के टेलीफोन संचार के लिए और कम दूरी में कंप्यूटर के लिए। इसको हाई स्पीड ब्रॉडबैंड नेटवर्क में भी यूज़ किया जाता है। दो प्रकार होते हैं, पढ़ने की जरूरत नहीं। थिन और थिक। थिन का मतलब पतली, और थिक का मतलब मोटी। ये ये आपकी होगी कोएक्सियल केबल। अभी तक हमने दो केबल पढ़ी हैं, एक तो आपकी ट्विस्टेड, एक कोएक्सियल।
सबसे पुरानी ट्विस्टेड है। तीसरी और महत्वपूर्ण जो केबल है वो है ऑप्टिकल फाइबर केबल, ओएफसी के नाम से बहुत प्रसिद्ध है। हिंदी में बोलते हैं ऑप्टिकल फाइबर केबल को प्रकाशीय तंतु केबल। तो ये महत्वपूर्ण बात क्या है, सबसे महत्वपूर्ण बात ध्यान रखना, ये तार वाले डाटा संचरण में प्रयुक्त सबसे नवीन प्रकार की केबल है। क्योंकि अभी हम तार वाले पढ़ रहे हैं ना, वायरलेस इसके बाद पढ़ेंगे। तो तार वाले में लेटेस्ट कौन सी है, तो आप बोलेंगे साहब ओएफसी है, ऑप्टिकल फाइबर केबल है। खास बात क्या है इसकी, खास बात यह है कि इस केबल में विद्युत संकेतों के स्थान पर इलेक्ट्रिक सिग्नल के स्थान पर इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल के स्थान पर प्रकाश तरंगों का उपयोग होता है। किसका उपयोग होता है, प्रकाश तरंगों का उपयोग होता है। यह संचरण एनालॉग रूप में न होकर डिजिटल रूप में होता है, यह बात ध्यान रखना। ओएफसी में एनालॉग नहीं होते बल्कि डिजिटल रूप में संचरण होता है, इसलिए फास्ट स्पीड है इसकी। ठीक है, और खास बात क्या होती है, और कोई खास बात नहीं है। चारों ओर कांच की पतली परत होती है, इसे क्लिडिंग कहते हैं। क्लिडिंग पे एक प्रश्न आया था इसलिए बोल रहा हूँ। और ये इसका एग्जाम्पल है ओएफसी का, ऑप्टिकल फाइबर केबल का। और बहुत महत्वपूर्ण बात आप समझें कि ओएफसी में जो पढ़ने की बात है, ओके, इसके द्वारा डाटा संचरण की दर 100 MB प्रति सेकंड से 2 GB प्रति सेकंड, यानी 100 से 200 MB एक सेकंड में जा सकती है। और वहां पे 1 से 2 MB, तो वो 1 से 2 MB और ये 100 से 200 MB तक जा सकते हैं। ओएफसी कॉपर केबल की तुलना में काफी हल्के होते हैं। तो कॉपर का मतलब तांबे के तार होते हैं। बस, बहुत आसान है। चलिए साहब, तो 3 बात क्लियर हुई आपको। क्या क्या ध्यान रखना है, एक तो ट्विस्टेड केबल, दूसरी कोएक्सियल केबल, और तीसरी ओएफसी। ओएफसी दोनों से इसलिए अलग है कि ओएफसी में संचार का माध्यम डिजिटल फॉर्म में होता है, और खास बात इसमें प्रकाशीय तंतु काम में लिए जाते हैं। सबसे पुराना ट्विस्टेड हो गया, फिर कोएक्सियल हो गया, और लेटेस्ट हो गया ओएफसी। लेकिन ये तीनों के तीनों केबल हैं, ये तार हैं, ये वायर हैं, और अब हैं बिना तार वाले वायरलेस ट्रांसमिशन मीडिया। एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर से केवल संकेतों, विद्युत चुंबकियों के द्वारा संकेत प्रसारित किए जाते हैं। यानी जब 2 कंप्यूटर में तार का इस्तेमाल नहीं किया जाए तो इसकी जगह किसका इस्तेमाल किया जाएगा, चुंबकीय तरंगों का इस्तेमाल किया जाएगा। पूरा नाम है विद्युत चुंबकीय तरंगों का इस्तेमाल किया जाएगा। खास बात, इसको अनिर्दिष्ट माध्यम या अनगाइडेड मीडिया भी कहते हैं। और इसके 3 प्रकार हैं। पहला है रेडियो वेव, 3 या 4 प्रकार हैं। पहला है रेडियो वेव, रेडियो तरंग या रेडियो वेव। ध्यान दें, रेडियो तरंगें आसानी से उत्पन्न की जा सकती हैं तथा लंबी दूरी तक पहुंच सकती हैं। महत्वपूर्ण बात क्या है, ऊंची इमारतों व अन्य बाधाओं को ये आसानी से पार कर जाती हैं। एक तो ये ध्यान रखना, क्योंकि आगे जो आएंगे उनमें इमारतें, पहाड़, पेड़ ये बाधा पहुंचाते हैं ट्रांसमिशन में, तरंगों को जाने से रोक देते हैं। लेकिन रेडियो वेव की खास बात है कि इसमें कोई भी बाधा बीच में डिस्टर्ब नहीं कर सकती, एक खास बात। और दूसरी बहुत महत्वपूर्ण खास बात है कि इनमें सभी दिशाओं में ट्रांसमिशन संभव हो सकता है। तो रेडियो वेव के बारे में 2 बातें खास हुई, एक तो सभी दिशाओं में जा सकती हैं तरंगें, दूसरा इनको बीच में कोई बैरियर, रुकावट या बाधा रोक नहीं सकती। क्योंकि एक लाइन ऑफ साइट एक टर्म आता है जो टावर वगैरह में काम आता है, तो यहाँ ये ध्यान रखना है। बाकी कोई विशेष बात नहीं है। VHP, VHF वेरी हाई फ्रीक्वेंसी, UHF अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी, SHF सुपर हाई फ्रीक्वेंसी, आप जानते ही हैं, कॉमन बातें हैं, इनसे इनका यूज किया जाता है। तो ये रेडियो तरंग संचरण हुआ। रेडियो तरंग संचरण की 2 बातें फिर सुन लें। एक तो रेडियो तरंग संचरण चारों तरफ जाती हैं, दूसरा इनके बीच में बैरियर्स, रुकावटें, बाधाएं नहीं आती। ओके, 2 नंबर पे माइक्रोवेव ट्रांसमिशन, इसको बोलते हैं सूक्ष्म तरंग प्रसारण। सूक्ष्म तरंग प्रसारण या माइक्रोवेव ट्रांसमिशन हाई फ्रीक्वेंसी के रेडियो तरंगों के माध्यम से ही होता है। ठीक है, इस माध्यम का उपयोग कर केबल डालने की समस्याओं से बचा जा सकता है। बिल्कुल, केबल तो रेडियो वाले में भी नहीं होती। ठीक है, खास बात और बहुत खास बात कि रेडियो तरंगों में जहां चारों तरफ प्रसारण होता है, इसमें माइक्रोवेव्स केवल एक सीधी रेखा में चल सकती हैं। तो वो दोनों बातें याद रखना, वो चारों तरफ जा सकता है रेडियो वेव, और ये केवल एक सीधी रेखा में जा सकते हैं, और इनके मार्ग में कोई इमारत, पहाड़ या बाधा आ जाने पर उन्हें पार नहीं कर सकती। ये खास बात है। इसलिए जरूरी है कि इसमें ट्रांसमीटर और रिसीवर, यानी प्रेषक और रिसीवर दोनों एक सीधी दृष्टि रेखा में होने चाहिए, लाइन ऑफ साइट में होने चाहिए। ये इसकी महत्वपूर्ण बात है। तो दोनों बातें उससे अलग हुई, उसमें चारों तरफ संचरण जाता है, इसमें एक सीधी रेखा में जाता है। बीच में कोई रुकावट आ गई तो प्रॉब्लम आ जाती है। इसलिए इस रुकावट को दूर करने के लिए ऊंचे ऊंचे टावर लगाए जाते हैं। आप देखते हो ना हर जगह टावर्स। खास बात ये है। अब ये देखिए 2 टावर आपको दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, ये किसके एग्जाम्पल हैं, ये माइक्रोवेव के एग्जाम्पल हैं। माइक्रोवेव शब्द याद रखना, और वो ऊपर वाले रेडियो वेव थे।
ठीक है। अब देखो एक खास बात, कई बार अब इतनी दूर संकेत जाते हैं, हालांकि इसमें दूरी तक वो आपका ट्रांसमिशन संभव होता है। तो क्या करते हैं कि एक निश्चित दूरी के बाद 25-30 किलोमीटर के दूर के बाद ये संकेत जो होते हैं वो थोड़े से वीक हो जाते हैं, इसलिए इनको वापस स्ट्रेंथ देने के लिए रिपीटर्स का यूज करते हैं। बीच बीच में रिपीटर्स लगाए जाते हैं। तो बहुत से टावर्स आप देखे होंगे वो रिपीटर्स ही होते हैं, और बहुत से इनके प्रसारण में इनका उपयोग होता है। रिपीटर्स हर 25 से 30 किलोमीटर की दूरी पर रिपीटर्स लगाते हैं। तो एक रिपीटर्स शब्द याद रखना। खास बात, रिपीटर्स भी सीधी रेखा में होनी चाहिए, क्योंकि जहां पे रेखा सीधी नहीं है, लाइन ऑफ साइट नहीं है, तो वहां पे क्या होगा, संचरण अवरुद्ध हो जाएगा। ठीक है। एक और महत्वपूर्ण बात, और वो ये है, माइक्रोवेव संचरण अधिकांशतः लंबी दूरी के टेलीफोन संचार, सेलुलर फोन, आपके मोबाइल फोन, टेलीविजन कार्यक्रम आदि में प्रयुक्त होते हैं। और ये एक तरीके से सस्ता साधन है, क्योंकि केवल टावर का खर्चा आता है, बाकी बीच में केबल का खर्चा बच जाता है। ठीक है ना। पर मौसम में ये दिक्कतें आती हैं। ओके। तीसरा प्रकार है, तो पहला प्रकार हुआ रेडियो वेव। रेडियो वेव चारों तरफ भेजता है और बीच में बाधाओं को नहीं मानता। और माइक्रोवेव में बाधाएं इंपॉर्टेंट है, इसलिए लाइन ऑफ साइट का ध्यान रखते हैं और बीच में परावर्तक लगा देते हैं। और खास बात, बहुत खास बात, ये टेलीफोन संचार, सेलुलर फोन, टेलीविजन कार्यक्रम आदि में प्रयुक्त होते हैं। उसके बाद में है तीसरा सैटेलाइट कम्युनिकेशन, उपग्रह संचरण। उपग्रह संचरण ध्यान रखना, इन संचरणों में सूक्ष्म तरंग संकेतों का ही उपयोग किया जाता है, यानी माइक्रोवेव का उपयोग किया जाता है। माइक्रोवेव में रेडियो वाली तरंगें काम आती हैं और इसमें माइक्रोवेव काम आती हैं, ध्यान रखना। किंतु इनकी आवृत्ति जमीन पर माइक्रोवेव संचरण में प्रयुक्त होने वाले सिग्नल से ज्यादा होती है। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात सुनना, जो आपने बहुत पहले पढ़ी भी होगी, भूस्थिर कक्षा या जियो स्टेशनरी ऑर्बिट, यानी उपग्रह है। चूंकि ये माइक्रोवेव यूज करते हैं, इसलिए इनमें भी वो सीधी रेखा वाली, लाइन ऑफ साइट वाली प्रॉब्लम आती है, बैरियर्स में दिक्कत आती है। इसलिए क्या करते हैं, उपग्रह को पृथ्वी से एक बहुत हाइट पे, और यहां ये दे रखा है 36,000 किलोमीटर, 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पे उपग्रह को स्थापित करते हैं। उपग्रह के बारे में आप खूब जानते हैं, बहुत खर्चीला साधन है, लेकिन फिर भी हाइट पे हम इसको क्यों करते हैं, क्योंकि लाइन ऑफ साइट की प्रॉब्लम नहीं आए। दूसरी बात, जियो स्टेशनरी ऑर्बिट क्या है, भूस्थिर कक्षा क्या है, तो हम सब जानते हैं हमारी पृथ्वी रिवॉल्व करती है, घूमती है अपने अक्ष पे भी, सूरज के चारों ओर भी। तो अक्ष पे घूमती है तो दिन रात बनते हैं, पश्चिम से पूर्व घूमती है ना। अब इसकी एक स्पीड है घूमने की, और ये जो सैटेलाइट स्थापित किए जाते हैं, अगर मान लो सैटेलाइट ऊपर स्पेस में फिक्स कर दिए जाएं, तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि पृथ्वी तो घूम गई। आज जो सैटेलाइट जयपुर के ऊपर है, कल वो मुंबई पे चला जाएगा और परसों चेन्नई पे चला जाएगा, तो फिर से ट्रांसमिशन संभव ही नहीं होगा। इसलिए क्या करते हैं, जिस स्पीड से पृथ्वी घूमती है उसी स्पीड से उपग्रह भी घूमता है, और दोनों की स्पीड सेम रहती है, इसलिए वो एक स्थान पे फिक्स हो जाते हैं। इसको बोलते हैं स्टेशनरी ऑर्बिट। लेकिन खास बात, ये फिक्स किए जाते हैं आपके भूमध्य रेखा के ऊपर। भूमध्य सेंटर में पृथ्वी के भूमध्य रेखा है, उसके ऊपर फिक्स कर दिए जाते हैं 36,000 किलोमीटर की दूरी पर। तो जैसे पृथ्वी घूमती है, वैसे वैसे ये भी घूमते हैं, दोनों एक साथ एक स्पीड से घूमते हैं, तो ये फिक्स हो जाते हैं। ये कहलाता है भूस्थिर कक्षा, इसको बोलते हैं जियो स्टेशनरी ऑर्बिट। बात समझ में आई? ओके। तो इस तरह से ये आपको दिखा रखा है। लाइन ऑफ साइट की समस्या उपग्रह में नहीं रहती, क्योंकि हाइट पे होते हैं। एक और बात ध्यान रखना, तीन संचार उपग्रह संपूर्ण पृथ्वी पर संकेत प्रेषित कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं, क्योंकि लाइन ऑफ साइट भी जरूरी है, तो लाइन ऑफ साइट भी बनती है, तीनों में बनती है ना। और काफी हाइट पे है, इसलिए बीच में कुछ आता भी नहीं है, तो एक यहां लगा, एक यहां लगा, एक यहां लगा, तो पूरी धरती को कवर कर लिया। अब खास बात क्या है, क्या उपग्रह संचार चारों तरफ संचरण करते हैं? जवाब है नहीं, लाइन ऑफ साइट में ही करते हैं। ओके, बस। नेक्स्ट, इंफ्रारेड ट्रांसमिशन। इंफ्रारेड ट्रांसमिशन में केवल एक बात ध्यान रखनी है कि आप टीवी का रिमोट यूज करते हो ना, या म्यूजिक चैनल ऑन करते हो, सीडी डीवीडी ऑन करते हो, तो हम जो बटन दबाते हैं, प्ले करते हैं, फॉरवर्ड करते हैं, नेक्स्ट गाना निकालते हैं, नेक्स्ट सीरियल, नेक्स्ट अपना चैनल चेंज करते हैं, तो वो चीज है अवरक्त किरण संचरण। अवरक्त के चक्कर में नहीं पड़ना, इंफ्रारेड याद रखना, इंफ्रारेड ट्रांसमिशन। और इंफ्रारेड ट्रांसमिशन चूंकि ये एग्जाम्पल है, इसलिए ध्यान रखना है, इसका प्रयोग हम कम दूरी के संचरण में ही करते हैं ना। और लाइन ऑफ साइट इसमें भी आती है। आप टीवी के और रिमोट के बीच में कुछ भी रख दें, है ना, टीवी का जो रिसीवर है और रिमोट है उसके बीच में कुछ भी रख दें, फिर आप कितना भी रिमोट दबाएं, क्या आपका टीवी ऑन हो जाएगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि लाइन ऑफ साइट नहीं बन रही, बीच में बैरियर आ गए, रुकावटें आ गई। और ये कम दूरी का है, रिमोट में काम लिया जाता है। टेलीविजन एवं म्यूजिक सिस्टम आदि के रिमोट में संचरण के लिए अवक्त किरणों का ही उपयोग होता है।
इंफ्रारेड संचरण का ही उपयोग होता है। इसलिए घर में ये बहुत महत्वपूर्ण होता है, काम आता है। कंप्यूटर ऑन करें, रिमोट जो भी है ना, रिमोट, वहाँ पे ये काम आता है, ठीक है। नेक्स्ट, वाईफाई। तो वाईफाई को तो आप जानते ही हो, फुल फॉर्म पूछी जा सकती है परीक्षा में। वाईफाई की फुल फॉर्म है वायरलेस फिडेलिटी। वाई से बना वायरलेस, फाई से बना फिडेलिटी। ओके, तो वाईफाई क्या है? वाईफाई नेटवर्क, वायरलेस हो गया ना, तो वाईफाई नेटवर्क कंप्यूटर को बिना तारों के जोड़ने का काम करने वाली तकनीक है, बस। इसे वलान भी कहते हैं, ये ध्यान रखना, वलान, WLAN। वलान में W से बनेगा वायरलेस, L से बनेगा लोकल, A से बनेगा एरिया, N से बनेगा नेटवर्क। तो आपको भी हम बताएंगे 3 चीजें, लोकल एरिया नेटवर्क LAN, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क MAN, और वाइड एरिया नेटवर्क WAN। इन पे जरूर प्रश्न आता है। तो वाईफाई क्या है? वाईफाई LAN में है, लोकल एरिया में काम करता है। मेट्रोपॉलिटन एक पूरे शहर में काम करता है, और पूरी दुनिया में काम करने वाला WAN है। तो खास बात क्या है? वाईफाई को हम वलान भी कहते हैं। वलान में W वायरलेस आ गया, वायरलेस, और लोकल एरिया नेटवर्क भी कहते हैं, बस। बाकी पूरी बुक मैं आपको दे ही रहा हूं, तो पढ़ लेना, आपको लगे कुछ और एक्स्ट्रा पढ़ना है तो। बाकी मेरे हिसाब से जो इंपॉर्टेंट है मैं आपको वही बताने वाला हूं। तो वाईफाई स्पोर्ट की बात आई, तो जहां पे आप देखते हो ना, मेट्रो स्टेशन में जाते हो, एयरपोर्ट पे जाते हो, लाइब्रेरी में आप पढ़ते हो, तो वहां पे आपको वाईफाई मिलती है, यूज कर सकते हैं, उसको बोलते हैं वाईफाई स्पोर्ट। क्या बोलते हैं? माफ करें, वाईफाई हॉटस्पॉट स्थान होते हैं ये। हॉटस्पॉट का मतलब इजीली आप पूरी दुनिया से जुड़ सकते हैं, और फ्री में, आपको अपने फ़ोन में उसको रखने की जरूरत नहीं है। ब्लूटूथ तो हम जानते ही हैं। ब्लूटूथ में ये इसका निशान है, 2 कंप्यूटर, 2 इलेक्ट्रॉनिक गैजेट आपस में जिनसे जोड़ते हैं, वो ब्लूटूथ है। लेकिन खास बात, ब्लूटूथ कितनी दूरी पे काम करता है? कुछ मीटर की दूरी तक ही काम करता है, ठीक है ना। बस 2 बातें ध्यान रखनी ब्लूटूथ के बारे में। इसके बाद में ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, फॉर्म्स ऑफ डाटा ट्रांसमिशन, जो मैंने आपको बताई है। डाटा संचरण के लिए सामान्यतः इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स काम में लिए जाते हैं। ओके, ये 2 प्रकार के होते हैं, एनालॉग व डिजिटल। एनालॉग क्या होते हैं? ये संकेत समय के सापेक्ष सतत रूप से निरंतर परिवर्तित होते रहते हैं, यानी ये कंटिन्यूअसली चेंज होते रहते हैं। किसी रेंज में कहीं पे भी, किसी भी स्पॉट पे एक एनालॉग सिग्नल का मान निकाला जा सकता है। एक टेलीफोन सिस्टम एनालॉग संचरण का उदाहरण है, बहुत महत्वपूर्ण बात है। टेलीफोन सिस्टम किसका एग्जाम्पल है? एनालॉग का है। और एनालॉग में क्या होता है? संकेत कंटिन्यूअस रूप से होते हैं। दूसरा डिजिटल। तो डिजिटल के संकेत डिस्क्रीट होते हैं, असतत होते हैं, और खास बात ये ऑन ऑफ में भी काम करते हैं, और कंप्यूटर में डिजिटल डाटा काम करता है। तो टेलीफोन में एनालॉग और कंप्यूटर में डिजिटल। दोनों के एग्जांपल चित्र देखिए आप। ऊपर वाला कॉन्टिन्यूअस है, ये एनालॉग सिग्नल है। नीचे वाला डिस्क्रीट है, पियाजे की सीरीज, पियाजे की आपके सीरीज की तरह, ये डिजिटल है। तो ऊपर वाला टेलीफोन के लिए है और नीचे वाला कंप्यूटर के लिए। सिंपल। एक और खास बात, जब डेटा ट्रांसफर होता है, तो फिर कंप्यूटर से हम उसको टेलीफोन लाइन के थ्रू या केबल के थ्रू या वायरलेस में भेजते हैं, तो उसी पैटर्न में वो जाता है। इसलिए याद रखना एक महत्वपूर्ण बात, कंप्यूटर से डेटा को हम कंप्यूटर में डेटा किस रूप में, वो संकेत किस रूप में होते हैं? संकेत होते हैं कंप्यूटर में डिजिटल रूप में, और उनको हम जब ट्रांसमिशन करते हैं, चैनल में भेजते हैं, तो उनको हमको ट्रांसफर करना पड़ता है किस रूप में? एनालॉग में। तो डिजिटल से एनालॉग में ट्रांसफर करने की प्रक्रिया का नाम है मॉड्यूलेशन। क्या नाम है? मॉड्यूलेशन। और फिर वापस जब अगला कंप्यूटर है उस पर जाएगा, या हर एक चीज कंप्यूटर है, टीवी भी कंप्यूटर है, तो अगली जगह पे वो चीज जाएगी, वो सिग्नल जाएंगे, टेलीफोन का जो ऑर्नामेंट है वो आपका, सॉरी, इंस्ट्रूमेंट है, वो भी कंप्यूटर है, ठीक है। तो उस मेन इंस्ट्रूमेंट में जहां से हम रिसीव करते हैं चीजों को, हम समझते हैं हमारी भाषा में, तो फिर वापस ये एनालॉग से डिजिटल में ट्रांसमिशन जरूरी होता है। इसको बोलते हैं डिमोड्यूलेशन। तो याद रखना, मॉड्यूलेशन क्या है? मॉड्यूलेशन डिजिटल से एनालॉग, और डीमोड्यूलेशन एनालॉग से डिजिटल। टेलीफोन सिस्टम क्या है? एनालॉग, और कंप्यूटर डिजिटल, बस। अब है कंप्यूटर नेटवर्क। तो इसमें कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, बस जो काम किया वही देखेंगे हम, यानी किस तरह से कंप्यूटरों को आपस में जोड़ते हैं, ये इनका नेटवर्क होता है। इसमें कोई खास बात नहीं है। आप 2 घंटे में इस बुक को पढ़ लेना परीक्षा से पहले एक बार, तो बहुत सी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। मैं पूरी PDF आपको दे ही रहा हूँ। ये बहुत सिंपल बातें हैं जो आप आराम से कर लेंगे। अब खास बात, ये महत्वपूर्ण है। क्या है ये खास बात? कंप्यूटर नेटवर्क की श्रेणियां, कौन सी कैटेगरीज हैं कंप्यूटर नेटवर्क की? तो कंप्यूटर नेटवर्क की 3 श्रेणियां हैं साहब, 3 श्रेणियां। एक है लोकल एरिया नेटवर्क, इसको हिंदी में करने की कोशिश नहीं करना है, LAN, पूरा नाम ध्यान रखना, लोकल एरिया नेटवर्क।
ये क्या होता है? ये एक घर के अंदर या एक ऑफिस के अंदर या एक फैक्ट्री के अंदर या आप जिस स्कूल में जाओगे उस स्कूल के अंदर काफ़ी कंप्यूटर्स एक साथ मान लो आपको चलाने हैं, यूज़ करने हैं, तो उन सबको एक साथ जोड़ दिया जाता है। एक छोटे से परिसर में, कैंपस में ये काम करता है। इसको बोलते हैं लोकल एरिया नेटवर्क, ठीक है? छोटे क्षेत्र में फैले होते हैं। एग्ज़ाम्पल पूछा जा सकता है आपको परीक्षा में, ठीक है? एक कैंपस में या एक भवन में। और ख़ास बात इसमें क्या होता है, इसमें एक मास्टर कंप्यूटर होता है, जो सबको डाटा भेजता है, उसको बोलते हैं सेवा करने वाला सर्वर। और बाकी जो कंप्यूटर से जुड़े होते हैं, वो कहलाते हैं टर्मिनल। तो क्या कहलाते हैं? टर्मिनल। तो एग्जाम्पल दिया है LAN का, एक डाटा भेजता है लैन में, लैन का मतलब लोकल एरिया नेटवर्क है, और बाकी उसको रिसीव करते हैं कंप्यूटर। लेकिन ये कंप्यूटर दूर नहीं होते। दूर का मतलब एक कैंपस में हो सकते हैं, कुछ मीटर की दूरी पे हो सकते हैं। उनको उनको कहते हैं टर्मिनल। तो सर्वर और टर्मिनल भी आप ध्यान रखना, परीक्षा में ये बात पूछी जा सकती है। साधारणतः एक लेन में, लेन का मतलब लाइन नहीं है, बल्कि लेन का मतलब लोकल एरिया नेटवर्क है। एक लेन में 100 से अधिक कंप्यूटरों को नहीं रख सकते। तो छोटे लेवल पे अच्छा साधन है ये, ठीक है? गतिविधि की कोई जरूरत नहीं है। 2 नंबर पे है मैन, MAN। मैन का मतलब मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क स्पेशली एक शहर या कस्बे में फैला रहता है, ठीक है? तो ये लोकल एरिया नेटवर्क से तो बड़ा है और वाइड एरिया नेटवर्क से छोटा है, ठीक है ना? तो खास बात, मान लो एक बैंक की एक शहर में शाखाएं हैं, या एक सेलुलर फोन कंपनी एक ही शहर में, एक मेट्रोपॉलिटन सिटी में सर्विस देती है, तो उस शहर में वो नेटवर्क काम करता है। शहर से बाहर आते नेटवर्क बंद हो जाता है। तो देखते हो ना आप इन सबको कई बार। तो खास बात क्या है? खास बात यह है इसकी कि एक शहर या कस्बे की भौगोलिक सीमा में हम मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क का यूज करते हैं, बस। तीसरा है वाइड एरिया नेटवर्क। वाइड एरिया नेटवर्क पूरी दुनिया में, ये पूरे देश, प्रायद्वीप अथवा समूचे विश्व में फैला हो सकता है। वान में देशों अथवा प्रायद्वीपों के सभी कंप्यूटर एक दूसरे से जुड़े होते हैं, आपस में डाटा ट्रांसमिशन करते हैं। और बहुत महत्वपूर्ण बात, इंटरनेट। इंटरनेट वान का सबसे अच्छा उदाहरण है। वान का सबसे अच्छा उदाहरण क्या है? इंटरनेट है। तो तीनों चीजें याद रखेंगे आप। LAN लैन लोकल एरिया नेटवर्क, MAN मैन मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, और WAN वाइड एरिया नेटवर्क। लैन का उपयोग कहाँ पे होता है? एक घर में, एक कैंपस में, एक फैक्ट्री में, एक विद्यालय में, एक बैंक में। और मेट्रोपॉलिटन एक शहर या कस्बे में। और वान इंटरनेट पूरी दुनिया में। नेक्स्ट, नेटवर्क टोपोलॉजी। इस पे भी कोई बता सकती है, यानी किसी नेटवर्क के नोड्स को परस्पर जोड़ने के तरीके को टोपोलॉजी कहते हैं। और टोपोलॉजी के कुछ एग्जांपल्स हैं। पहला है रेखीय या बस टोपोलॉजी। ध्यान रखना, इंग्लिश में लीनियर टोपोलॉजी या बस टोपोलॉजी। तो इसमें क्या होता है? इसमें सभी कंप्यूटर एक केबल से जुड़े होते हैं, ठीक है? वो केबल हमने आपको दोनों बताई थी, वो काम में ली जाती हैं। केबल के दोनों सिरों पर टर्मिनेटर लगे होते हैं, यानी जहां पे एंड होता है, ठीक है? प्रत्येक कंप्यूटर एक डिवाइस एवं नेटवर्क इंटरफेस कार्ड द्वारा नेटवर्क से जुड़ा रहता है। ये कोई खास बात नहीं है। ये एग्जाम्पल है, देखिए आप, ये रेखीय या बस टोपोलॉजी का एग्जाम्पल है। ये रेखीय टोपोलॉजी है, लीनियर टोपोलॉजी है, बस टोपोलॉजी है। तो दोनों तरफ यहाँ पे टर्मिनेटर हो गए और ये कंप्यूटर इससे जुड़ गए। नेक्स्ट, बहुत ज़्यादा लंबी दूरी पे नहीं, पर कम दूरी पे इनका यूज़ किया जा सकता है। उसके बाद में दूसरा है, ध्यान रखना इंग्लिश के वर्ड, सर्कुलर टोपोलॉजी या रिंग टोपोलॉजी। हिंदी में वृत्ताकार टोपोलॉजी या वलय टोपोलॉजी कह सकते हैं, ठीक है ना? तो इसमें क्या होता है? एक रिंग में होते हैं सब। तो ये आपके सामने एग्जांपल दिख रहा है रिंग टोपोलॉजी का। रिंग में इस तरह से जोड़ देते हैं। इसकी खास बात क्या है? देखिए, दो कंप्यूटरों के बीच में एक ये नोड लगा हुआ है ना, इसका मतलब इसमें एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में डेटा जाता है, ट्रांसमिशन होता है। फिर उसके बाद वापस अगले कंप्यूटर में एक इसी से नहीं जाता, वापस एक इस बीच वाले नोड की जरूरत होती है। बस यही ध्यान रखना है। रिंग टोपोलॉजी में कोई मेन कंट्रोलर कंप्यूटर नहीं होता, इसलिए ये पीयर टू पीयर नेटवर्क के लिए उपयोगी है। किसके लिए उपयोगी है? पीयर टू पीयर नेटवर्क के लिए उपयोगी है, क्योंकि इसमें डाटा संचरण केवल एक कंप्यूटर पर निर्भर नहीं करता, इसलिए ये विश्वसनीय भी है। तीसरा है स्टार टोपोलॉजी। तो स्टार टोपोलॉजी का चित्र आपको दिख रहा है, बीच में एक हब है और चारों तरफ कंप्यूटर हैं। ध्यान रखना, अगर आप इस चित्र को देख रहे हैं तो एक कंप्यूटर से दूसरा कंप्यूटर सीधे नहीं जुड़ता, बल्कि पहले वो सेंटर में जो हब है ना, वहां पे जाती हैं सूचनाएं और फिर दूसरे पे जाती हैं। पहले सेंटर से होके दूसरे पे जाती हैं, इसलिए कंट्रोलर हो गया। खास बात, और खास बात इसमें क्या ध्यान रखेंगे आप? इस टोपोलॉजी में सभी नोड्स एक केंद्रीय कंप्यूटर से जुड़े होते हैं, जिसे हब बोलते हैं। तो हब या होस्ट याद रखना। हब या होस्ट क्या है? वो सेंटर वाला एक कंप्यूटर है जो कंट्रोल करता है। दो कंप्यूटर सीधे नहीं जुड़ते, बस
स्टार टोपोलॉजी की यही खास बात होती है। नेक्स्ट, ट्री टोपोलॉजी। ट्री में देखिए आप, ट्री में एक पेड़ की तरह से सीक्वेंस दिख रही है। इसमें क्या खास बात होती है? इसमें एक सोपानवत या हायरार्किकल या पदानुक्रमिक सिस्टम होता है, और इस पदानुक्रम में सबसे ऊपर वाले नोड को रूट नोड कहते हैं। पेड़ में रूट जड़ नीचे होती है ना, तो यहाँ ये पेड़ का उल्टा चित्र है। नीचे ऊपर पत्तियां हैं, इसके ऊपर इस तरह से है, और नीचे रूट है, सॉरी ऊपर इसकी जड़ है। तो ये जो ऊपर वाला है इसको बोलते हैं रूट नोड। ठीक है, कितनी शाखाएं हो सकती हैं? तो ये हो गया ट्री टोपोलॉजी। तो बहुत सिंपल है। नेक्स्ट है ग्राफ या जाल टोपोलॉजी। ग्राफ या जाल टोपोलॉजी क्या होती है? जिसमें सभी कंप्यूटर मैट्रिक्स की तरह इस तरह से जुड़े होते हैं, एक दूसरे से सभी जुड़े होते हैं, हो सकता है कुछ जुड़े ना भी हों। ठीक है, तो इस टोपोलॉजी में नोड्स को एक दूसरे से जोड़ने के लिए विशिष्ट संरचना काम में नहीं ली जाती। कैसे भी तरीके से एक नोड किसी भी दूसरे नोड से जुड़ा हो सकता है, एक से अधिक भी जुड़े हो सकते हैं, और ये भी जरूरी नहीं कि सभी आपस में जुड़े हों। तो ये आपके सामने चित्र है, ये है जाल या मैश या ग्राफ। तो ग्राफ या मैश या जाल कोई भी शब्द है, आपको समझ लेना है इसकी। ओके, तो ये क्लियर हो गई पांचों बातें आपको? टोपोलॉजी समझते हो ना? चित्र देख के आराम से बता देना, बता दोगे? ये बस है, बस टोपोलॉजी या रेखीय। ठीक है, ये आपका हो गया रिंग टोपोलॉजी, रिंग के समान, और ये आपका हो गया स्टार, और ये आपका हो गया ट्री। ये हो गया आपका ग्राफ, मैश या जाल टोपोलॉजी। उसके बाद में कुछ महत्वपूर्ण बातें आएंगी, यहाँ पे कर लेंगे हम, इनको कोई खास जरूरत नहीं है, पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, बहुत कॉमन चीजें हैं। एक ब्रिज होता है। ब्रिज क्या है? खास बात क्या है ब्रिज की? ब्रिज एक ऐसी युक्ति है जो अलग अलग संचार माध्यम प्रयुक्त करने वाले नेटवर्कों को आपस में जोड़ती है। खास बात, और बहुत खास बात ध्यान देना, ये केवल लैन में काम आता है। लैन का मतलब क्या हुआ? लोकल एरिया नेटवर्क में, जहां एक तरफ ये वाला सिस्टम है, ठीक है, ये कोई सा भी सिस्टम आपका रेखीय है कि स्टार है कि रिंग है, ठीक है, एक इधर है, तो इनको आपस में जिससे जोड़ते हैं ना, उसका नाम ब्रिज है। पर ये लंबी दूरी के लिए पॉसिबल नहीं है, ये तो लोकल एरिया नेटवर्क के लिए पॉसिबल है। ऐसा नेटवर्क में अधिक नोड्स भी जोड़े जा सकते हैं, और नेटवर्क की भौगोलिक सीमा का विस्तार, क्योंकि ये इतनी दूर का था ना, अब और जुड़ गया और जुड़ गया, लेकिन बहुत दूर तक नहीं जा सकता। ये खास बात है, बहुत दूर तक नहीं जा सकता, इसलिए लोकल एरिया नेटवर्क इसमें परीक्षा में प्रश्न पूछा गया है, ध्यान रखना। ओके, बाकी राउटर भी ब्रिज की भांति होता है, तो ये कुछ एडवांस फॉर्म होती हैं। ठीक है, राउटर, गेटवे, होस्ट, RJ45, तो ये सिंपल चीज़ें हैं जिनको आपको विशेष पढ़ने की जरूरत भी नहीं है। वैसे बुक आपके सामने है, आप कभी भी पढ़ सकते हैं इसको, घंटा 2 घंटा इसको देना परीक्षा से पहले जब मन करे। लेकिन MCQs तो सारे मैं आपको करवा ही रहा हूँ यहाँ पे, इसलिए आपको चिंता की कोई बात नहीं है और दिक्कत आएगी भी नहीं। कुछ बच्चे कहते हैं सर टाइम कम है, तो मैं आपको बता दूं, ये चीज़ें आप हमारे चैनल पे जुड़ के हमसे पढ़ रहे हैं, तो फिर परीक्षा में आपके पास टाइम ही टाइम रहेगा। लेकिन यहाँ अगर आप इन चीज़ों को छोड़ के कहीं और फंस जाते हो, मैं ये नहीं कहता कहीं और मत देखो, देखो सब जगह, लेकिन आप ये डिसाइड करना, क्योंकि फिर परीक्षा में दिक्कत आती है। मैं तो ऐसा देखा है कि आप शब्दों को भी नहीं समझ पाते हो। ओके, चलिए साहब, ये क्वेश्चंस हैं। तो पहला प्रश्न देखिए प्यारे बच्चों, सबसे पुराना व सबसे अधिक काम में आने वाला संचार माध्यम कौन सा है? कोएक्सियल केबल, ऑप्टिकल फाइबर केबल, ट्विस्टेड पेयर केबल, या कोई नहीं? तो हमने पढ़ा है सबसे पहले ट्विस्टेड पेयर केबल सबसे पुरानी है। ठीक है, उसके बाद कोएक्सियल केबल आई थी, उसके बाद ऑप्टिक फाइबर केबल आई थी। ये तीनों तार वाले संप्रेषण है। ऑप्टिक फाइबर केबल OFC है। ठीक है, उसके बाद में 2 नंबर पे दूसरा प्रश्न देखिए, WAN, WAN का अर्थ है, तो इसका अर्थ है वाइड एरिया नेटवर्क। थर्ड क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा संचार का माध्यम सबसे तेज है? सबसे तेज है, तो ट्विस्टेड पेयर केबल थी, कोएक्सियल केबल थी, और OFC था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? OFC। राइट आंसर क्या हो जाएगा? OFC, ऑप्टिकल फाइबर केबल। नेक्स्ट, फोर्थ वन देखिए, निम्न में से कौन सा माध्यम धातु के तार से नहीं बना? ये महत्वपूर्ण बात हुई ना, यानी वायर तो तीनों में ही है, ठीक है, पर वायर जरूरी तो नहीं थी धातु का तार का ही हो, वायर तो आपका ऑप्टिकल भी हो सकता है। इसलिए धातु के तार तो इसमें ट्विस्टेड केबल में यूज होते हैं, कोएक्सियल में होते हैं, पर OFC में धातु का तार यूज नहीं होता। हालांकि OFC वायरलेस नहीं है, ये ध्यान रखना। ऑप्टिकल फाइबर केबल भी में भी वायर है, पर ये वायर धातु का तार नहीं है। पांचवा प्रश्न देखिए, ऑप्टिक फाइबर केबल की कोर पर चढ़े कांच की परत को क्या कहते हैं? तो कांच की परत को क्लेड कहते हैं। क्या कहते हैं? क्लेड कहते हैं। छठा देखिए, याद करें आप, बहुत ही महत्वपूर्ण बात, किस प्रकार के संचरण में तरंगें सभी दिशाओं में जाती हैं? सभी दिशाओं में, तो याद है आपको, रेडियो लिंक संचरण, माइक्रोवेव संचरण, इंफ्रारेड संचरण, उपग्रह संचरण। तो बहुत महत्वपूर्ण बात सुन लें, इंफ्रारेड टीवी रिमोट था, याद है,
और उसमें लाइन ऑफ साइट जरूरी है, बीच में कुछ भी रख दिया तो काम नहीं किया। माइक्रोवेव में भी वो टावर्स थे, बीच में बैरियर आ गए तो काम नहीं करेंगे, इसका मतलब सीधी रेखा में जाते हैं। और उपग्रह में भी बीच में बैरियर आ गया तो काम नहीं करेंगे, हालांकि उपग्रह इतनी ऊंचाई पे होता है कि बैरियर आते नहीं है। तो माइक्रोवेव की बात करें या सैटेलाइट की बात करें या इंफ्रारेड की बात करें, तीनों में ही क्या होता है, तरंगें एक ही दिशा में जाती हैं, जिसको बोलते हैं लाइन ऑफ साइट। लेकिन रेडियो लिंक संचरण में सभी दिशाओं में जाती हैं। तो बहुत बढ़िया सा प्रश्न था ये। नेक्स्ट, 7th, न्यूनतम कितने संचार उपग्रह पृथ्वी पर संकेत प्रेषित कर सकते हैं? तो इसका जवाब हम देख चुके हैं, 3। कितने? 3। एक ही साइट पे, एक ही साइट पे, एक ही साइट पे, तीनों के बीच में लाइन ऑफ साइट बन जाएगी, बीच में कोई बैरियर नहीं आएगा। अगला सवाल देखिए, 8th, कंप्यूटर से वायरलेस माउस व कीबोर्ड को जोड़ने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? ब्लूटूथ, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव, रेडियो लिंक तरंगे। तो सही जवाब हो गया ब्लूटूथ। नेक्स्ट है, एक छोटे क्षेत्र में फैले नेटवर्क को क्या कहते हैं? तो आराम से कर दोगे बच्चों इसको। छोटे क्षेत्र वाला नेटवर्क कौन सा हो गया? लोकल एरिया नेटवर्क। इनकी फुल फॉर्म पूछी जा सकती है आपको। लोकल एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क एक शहर या कस्बे में, और वाइड एरिया नेटवर्क पूरी दुनिया में। तो इसका जवाब हो गया लैन, LAN। इनमें से कौन सा संचरण माध्यम है? मोडेम, हब, ब्रिज। तो ब्रिज संचरण का माध्यम है, जिसमें हम लोकल एरिया नेटवर्क में एक सिस्टम को दूसरे सिस्टम से जोड़ देते हैं। ये पुल है। ओके बच्चों, तो बहुत आसान है। सबसे पुराना पता है आपको, केबल आ गया। वैन का पूरा नाम, ओएफसी की कोर पर चढ़ी परत, सारी प्रश्न सारी बातें आ चुकी हैं। वाईफाई का पूरा नाम, ठीक है, आप आराम से कर सकते हो। एनालॉग से डिजिटल, देखो वाईफाई का पूरा नाम तो पता ही आपको, वायरलेस फिडेलिटी। 8वां प्रश्न देखो, संकेतों को एनालॉग से डिजिटल में बदलें तो उसको क्या कहते हैं? तो एनालॉग से डिजिटल में बदलें उसको क्या कहते हैं? और डिजिटल से एनालॉग में बदलने वाली को क्या कहते हैं? तो याद रखना, डिजिटल से एनालॉग का मतलब कंप्यूटर से हम उसमें वायर में भेजते हैं ना, या चैनल में भेजते हैं, तो कंप्यूटर से चैनल भेजने वाले को तो हम बोलेंगे मॉड्यूलेशन, और एनालॉग से डिजिटल को बोलेंगे डीमॉड्यूलेशन। एक बड़े कस्बे को कवर करने वाले नेटवर्क का नाम MAN, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। बस। कौन सी टोपोलॉजी में नोड्स सोपानवत एक एक पदानुक्रम में जुड़े होते हैं, हायरार्की में जुड़े होते हैं? तो ट्री टोपोलॉजी। बात समझ आई बच्चों? चलिए नेक्स्ट, अब चलते हैं आगे, और हमारा अगला टॉपिक है इंटरनेट। बस बहुत 5 मिनट का है ये, पर जो भी प्रश्न आएंगे इसमें आप कर दोगे आराम से, ठीक है। इंटरनेट पूरी दुनिया में पॉपुलर है और बहुत ही कमाल की चीज़ है इंटरनेट, आप सब जानते हैं इंटरनेट को। फिर भी हम थोड़ा सा वो चीज़ें जो परीक्षा में आपको मिल सकती हैं पढ़ लेते हैं, ठीक है। अब खास बात क्या है इसमें, इंटरनेट के विभिन्न क्षेत्रों के लिए देखो, इंटरनेट में एक खास बात, यस, इंटरनेट एक्चुअली दुनिया भर में सूचनाओं, डाटा का आदान प्रदान करता है। और बहुत बड़ी बात है, इंटरनेट को नेटवर्कों का नेटवर्क कहते हैं। शिक्षा, विज्ञान, चिकित्सा, खेल, राजनीति, सारी चीज़ें हम इससे ले सकते हैं। और बहुत महत्वपूर्ण बात, इंटरनेट का एक प्रोटोकॉल होता है, इंटरनेट को रेगुलेट भी किया जाता है, इस पे नियंत्रित भी तो किया जाता है, नहीं तो फिर कोई भी चीज़ बिना नियंत्रण के तो काम करती नहीं है। तो खास बात क्या है, हालांकि कोई एक व्यक्ति, कंपनी या संस्था अथवा सरकारी एजेंसी पर इसका स्वामित्व नहीं रखती है और न इसको नियंत्रित करती है, लेकिन कुछ एजेंसियां सलाह देकर, कुछ स्टैंडर्ड निर्धारित करके और अन्य मुद्दों पर जानकारी देकर इसकी सफलता में सहभागी बनी है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात आपको बता रहा हूं। इंटरनेट दरअसल इस पे किसी का स्वामित्व नहीं है ना, इसलिए देखो यहां पे महत्वपूर्ण बात क्या हुई, और वो ये है कि हाँ, इसका कोई स्वामी नहीं है जो इसे चलाता हो। इसमें सभी जानकारियां इंटरनेट सर्वर के माध्यम से आती हैं। ओके, जो जानकारी देता है, सेवा करता है, वो सर्वर है। यह एक अति विशाल स्वतंत्र सहकारिता का सर्वोत्तम उदाहरण है। यानी सब मिलके काम करते हैं ना इंटरनेट पे, तो ये स्वतंत्र सहकारिता का एक एग्जाम्पल है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, आपको ध्यान रखनी है। अति विशाल स्वतंत्र सहकारिता का एक सर्वोत्तम उदाहरण है। और खास बात, इंटरनेट के विभिन्न क्षेत्रों के लिए मानक व दिशा निर्देश, गाइडलाइंस और स्टैंडर्ड्स तय करने का एक समूह है। वो समूह कहलाता है वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम। वो समूह क्या कहलाता है? वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम। इसमें 3 W आ गए, वर्ल्ड वाइड वेब, एक शब्द आ गया कंसोर्टियम, तो इसको बोलते हैं WWWC। और जब 3 W हैं तो इसको W3C भी बोल सकते हैं। तो याद रखना, W3C क्या है? W3C वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम है। इसके चलाने के लिए कुछ नियम भी हैं। तो ये नियम जो तय करते हैं वो स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल कहलाते हैं। आपको पता है ना, प्रोटोकॉल, राष्ट्रपति आई तो प्रोटोकॉल ये रहता है। हम भी पहले लॉ एंड ऑर्डर में जाते थे तो प्रोटोकॉल का पालन करना पड़ता है।
अभी अपने किरोड़ीलाल जी मीणा जी जो बैठे हैं ना इसके धरने पे, तो बहुत कमाल का काम कर रहे हैं। तो उनको उठाने के लिए कल पुलिस चली गई थी, लेकिन वो चूंकि राज्यसभा के मेंबर हैं, बहुत बड़ी हस्ती है उनकी, इसलिए उनको इस तरह से अरेस्ट नहीं कर सकते, तो प्रोटोकॉल का पालन करना पड़ता है। हर जगह प्रोटोकॉल है, वैसे यहाँ भी प्रोटोकॉल है। प्रोटोकॉल में क्या है, दो दो इंटरनेट प्रोटोकॉल हैं जो बहुत मशहूर हैं। एक है आईपी, इनकी फुल फॉर्म आपको कभी पूछी जा सकती है। आईपी की फुल फॉर्म है इंटरनेट प्रोटोकॉल। एक है टीसीपी, टीसीपी की फुल फॉर्म है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। तो एक पी से प्रोटोकॉल आपको याद रह जाएगा, तो परीक्षा में ऐसा प्रश्न है तो आप कर दोगे। टीसीपी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और आईपी इंटरनेट प्रोटोकॉल। ओके, अगली बात, इंटरनेट का इतिहास। तो इतिहास में केवल एक बात ध्यान रखनी है आपको कि इंटरनेट का प्रारंभ 1960 के दशक में अमेरिका में हुआ। कहां पे हुआ? अमेरिका में। और 1969 में अमेरिका के रक्षा विभाग ने एक नेटवर्क विकसित किया था, और उस नेटवर्क का नाम है अर्पानेट। क्या नाम है उसका? अर्पानेट। तो पहली शुरुआत कंप्यूटर की कहां से हुई? अमेरिका से हुई 1960 के दशक में। 1969 में उन्होंने विकसित किया अर्पानेट। तो अर्पानेट पहला इंटरनेट है, कंप्यूटर नहीं, इंटरनेट की बात कर रहा हूं मैं। अर्पानेट पहला इंटरनेट है। ओके, एक महत्वपूर्ण और बहुत महत्वपूर्ण बात, 1989 में ब्रिटिश वैज्ञानिक टिम बर्नर्स ली, क्या नाम है इनका? टिम बर्नर्स ली। तो टिम बर्नर्स ली ने इंटरनेट पर संचार को सरल बनाने के लिए www का आविष्कार किया। तो याद रखना, www का आविष्कार किसने किया? टिम बर्नर्स ली ने किया। कब किया? 1989 में किया, और ब्रिटेन में किया। ओके, ये महत्वपूर्ण बात आप ध्यान रखेंगे। अब इंटरनेट किस तरह से कार्य करता है, तो ये कोई बहुत ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, आप आराम से इसको कर दोगे, क्योंकि इस पर कोई प्रश्न आने की संभावना वैसे भी कम है, और कुछ आए तो आप आराम से कर दोगे। ज़्यादातर संभावना है कि इनकी फुल फॉर्म, जैसे फर्स्ट ग्रेड तक आ चुका है www की फुल फॉर्म, इवन ईमेल की फुल फॉर्म भी पूछी जा चुकी है। तो अब है वर्ल्ड वाइड वेब। करीब 50 वर्षों से लोग एक डाटाबेस का सपना देख रहे थे। देखो, वर्ल्ड वाइड वेब या www क्या है? एक डाटाबेस है, प्रोटोकॉल का एक साधारण समूह पर आधारित एक इंटरनेट सर्विस है ये, ठीक है ना। इंटरनेट का ये एक एक उप उप सबसेट है। इसमें कि न केवल टेक्स्ट बल्कि ग्राफिक, साउंड और वीडियो, हम सारी चीजें देखते हैं ना, उसके लिए www के हम शुक्रगुजार हैं। और www को और आसान चीज़ों को प्रेजेंट करने के लिए, आसान बनाने के लिए हम जो सर्च करते हैं, खोज करते हैं, उसके लिए एक वेब ब्राउजर भी काम आता है, और उसकी एक लैंग्वेज भी है, भाषा भी है। तो ये दोनों तीनों बातें इसमें महत्वपूर्ण रहेंगी। क्या है खास बात? पढ़िए। डाटाबेस का सपना देख रहे थे जो कि वैश्विक ज्ञान एवं सूचनाओं को रखता हो, और जिसके माध्यम से पूरी दुनिया को आपस में जोड़ा जा सके। और इसके लिए वर्ल्ड वाइड वेब या www संक्षेप में कहते हैं, ये पूरा विश्व में फैला हुआ डाटाबेस है। आपके सामने www का चित्र है। ओके, और इसमें कोई खास बात नहीं है। हाँ, विभिन्न कंप्यूटर के प्लेटफॉर्म यूनिक्स, विंडोज, मैक आदि पर प्रोग्राम www की सहायता से ही होते हैं। और एक और खास बात, इस प्रकार के प्रोग्राम को, ये जो प्रोग्राम्स हैं, इनको वेब ब्राउजर कहते हैं। क्या कहते हैं इनको? वेब ब्राउजर कहते हैं। वेब ब्राउजर के सहयोग से वर्ल्ड वाइड वेब ने किसी भी वेबसाइट के लिए संभव कर दिया है कि आप वो सूचनाएं तरीके से रखें, एक निश्चित फॉर्मेट में रखें, और दूसरी जगह उसको पहुंचा सकें, ताकि हर किसी के लिए एक्सेस हो जाए, हर कोई देख ले। बस सिंपल है। वेब ब्राउजर, वेब ब्राउजर क्या है? जिस तरह से लाइब्रेरी में हम पुस्तकें ढूंढते हैं ना, तो ब्राउजर का मतलब एक सेट पैटर्न में, एक एक उचित फॉर्म में हम चीज़ों को देख सकें, और देख के आराम से उस पर जिस पे टिक कर दें वहीं पे हम चले जाएंगे। तो ढूंढने का ये तरीका है। हमारे सामने एक सरसरी नजर नहीं डालते हम पेपर पे पहले पे कि कौन सी खबर पढ़नी है, तो पहले सरसरी तौर पे वेब ब्राउजर हमको सब दिखाता है। आप जो भी खोजते हो ना, जैसे आप साइकोलॉजी ढूंढते हो, साइकोलॉजी की क्लासें, तो साइकोलॉजी क्लासें में आपको सबके, वंदना मैम के, धीर सर के, मेरे, लक्की मैम के, जाने किस किस के, हिमांशी के वीडियोज एक साथ दिख जाएंगे, है ना। कोई तो एडोलसेंस पे पढ़ना है तो सबके वीडियो आ जाएंगे, आप सब पे सरसरी तौर पे देखोगे, फिर किसी एक पे टिक करोगे तो उसके अंदर चले जाओगे। ये है वेब ब्राउजर। और वेब ब्राउजर के साथ वेब सर्वर जुड़ा है, जो कि सर्विस देता है वेब ब्राउजर को, यही हेल्प करता है, ठीक है ना। वेब प्रोटोकॉल आपको बता ही चुका हूँ कि कोई निश्चित एक प्रोटोकॉल होता है। अब खास बात, दो शब्द हैं जिनकी फुल फॉर्म आपको ध्यान रखनी है। एक एच टी टी पी हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। क्या है ये? तो देखो, एच एक तकनीक है जो यूजर के द्वारा किसी हाइपर टेक्स्ट लिंक को सिलेक्ट करने के साथ संबंधित डॉक्यूमेंट्स को खोल देता है। अभी हमने जो आपको बताया ना, ठीक है। एक आएगा HTML। देखो ध्यान रखना, HTTP में हाइपर टेक्स्ट HT दोनों में सेम रहेगा, ठीक है। हाइपर टेक्स्ट HTTP, ये दो फुल फॉर्म याद रखना। एक HTML,
तो एच का मतलब हाइपर, टी का मतलब टेक्स्ट, ये तो दोनों में सेम है। ऊपर वाले में एचटीटीपी में हाइपर टेक्स्ट, टी वापस आ गया तो ट्रांसफर प्रोटोकॉल है। यानी फिर बता दूं आपको मैं, एच टी दोनों में सेम है, एच टी दोनों में सेम है, ऊपर वाले में टीपी है तो ट्रांसफर प्रोटोकॉल है, और नीचे वाले में आएगा एच टी एम एल। इसमें एल का मतलब लैंग्वेज होगा, भाषा, तो भाषा भाषा जरूरी है ना, तो एच टी एम एल में एल से लैंग्वेज बनेगा और एम से मार्कअप, एक ऐसी मार्कअप अपडेट भाषा होनी चाहिए, मतलब अप टू डेट, मतलब जो सबके लिए स्टैंडर्ड भाषा होनी चाहिए। तो कंप्यूटर की एक भाषा है जो हम समझते हैं, उसमें कन्वर्ट करने के लिए काम करता है एच टी एम एल, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, और इसके लिए इसको एक से दूसरी जगह ट्रांसफर करता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। वापस देख लें, एच टी टी पी क्या है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, और बस यूआरएल आईपी की कोई खास बात नहीं है। और एच टी एम एल, देखिए एच टी एम एल क्या है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। जो लैंग्वेज वेब पेजों को विकसित करने या बनाने में काम आती है, उस लैंग्वेज को हम बोलते हैं हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ध्यान रखना, एच टी एम एल हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है, और एच टी टी पी हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल है। बस सिंपल, और कुछ नहीं है इसमें। वेबसाइट जानते हो आप, वेब पेज जानते हो आप, एक बार पढ़ लेना। एक डोमेन नेम, डोमेन नेम मतलब एक मुख्य नाम ऐसा होता है, हम कोई एड्रेस तो होता है ना हर किसी का, जैसे आपका नाम है, वैसे यहाँ भी किसी वेबसाइट का नाम है जिस पर हम चीज़ों को ढूंढते हैं, और ये हम अक्सर देखते हैं। जैसे आपने देखा होगा राज एडुबोर्ड डॉट राजस्थान डॉट गवर्नमेंट डॉट इन, ठीक है ना, गूगल डॉट कॉम, ऐसा बोलते हैं ना। तो डॉट के बाद शॉर्ट में चीज़ें रखी जाती हैं, जैसे डॉट इन जहाँ भी आए आप समझना ये इंडिया की बात है। इसलिए कई बार आप सर्च करते हो ना कि साहब इंडिया के डायरेक्ट कैसे आ गए, तो वो इसलिए। तो ऐसे इनके कुछ नाम हैं, तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल हैं डोमेन के, विभिन्न डोमेन नेम। तो डॉट कॉम का मतलब होता है कॉमर्स, कॉमर्स का छोटा शॉर्ट फॉर्म है। डॉट कॉम व्यावसायिक संस्था है। डॉट एडू सेक्स एजुकेशन का शॉर्ट फॉर्म है, शैक्षणिक संस्था है। डॉट एन ई टी डॉट नेट क्या है, इंटरनेट ऑपरेट करने वाली संस्था है। डॉट ओ आर जी ऑर्गेनाइजेशन, संगठन का शॉर्ट फॉर्म है। डॉट जी ओ वी सरकारी संस्था है, डॉट गवर्नमेंट, ठीक है ना। वैसे देखो आप, इंडिया के लिए डॉट इन, यूनाइटेड किंगडम के लिए डॉट यूके, फ्रांस के लिए डॉट एफ आर, ये डोमेन नेम है, डोमेन नेम, ओके। कोई खास बात नहीं इसमें। सर्च इंजन, सर्च इंजन में बस केवल आप समझ लें गूगल एक सर्च इंजन है जिससे हम चीज़ों को खोजते हैं, याहू एक सर्च इंजन है, आस्क एक सर्च इंजन है, MSN सर्च इंजन है, बिंग BING बिंग, बिंग एक सर्च इंजन है जो आप स्कूलों में जाओगे तो आप इसको देखोगे, तब तक अगर ये रहेगा तो कि बिंग में स्कूलों से संबंधित चीज़ों को हम खोल सकते हैं, देख सकते हैं, विज्ञापन वगैरह भी जा सकते हैं इसमें, ये फ्री है। अब है इलेक्ट्रॉनिक मेल। इलेक्ट्रॉनिक मेल को संक्षिप्त रूप में ईमेल कहते हैं। तो ईमेल शॉर्ट नाम हो गया, इलेक्ट्रिक मेल, माफ करें, इलेक्ट्रॉनिक मेल इसका पूरा नाम हो गया, ठीक है। ईमेल इंटरनेट पर व्यक्तियों तथा कंप्यूटरों के बीच संदेशों, सूचनाओं और दस्तावेजों के आदान प्रदान करने का कार्य करती है। इसे इंटरनेट में सबसे अधिक उपयोग किया जाता है। यह प्रश्न पूछा गया है फर्स्ट ग्रेड में भी। सबसे अधिक उपयोग किसका किया जाता है, ईमेल का किया जाता है। और प्यारे बच्चों, एक बात मैं आपको यहां और बता दूं कि ईमेल का आविष्कार किसने किया। तो ईमेल का आविष्कार हुआ था 1971 में, और उनका नाम है रे टॉमलिंसन। रे टॉमलिंसन नाम याद रखना, रे टॉमलिंसन आ जाए परीक्षा में। रे टॉमलिंसन ने ईमेल का आविष्कार किया, और इंटरनेट में सबसे ज़्यादा यूज़ किसका करते हैं, ईमेल का करते हैं। ये ईमेल का लोगो है। बस महत्वपूर्ण प्रश्न आगे। इंटरनेट कंप्यूटरों का एक विशाल नेटवर्क है। इंटरनेट को नेटवर्कों का नेटवर्क भी कहा जाता है, सबसे लोकप्रिय है। बस इंटरनेट में इस्तेमाल होने वाले दो मानक इंटरनेट प्रोटोकॉल हैं, एक तो आईपी, एक टीसीपी। फुल फॉर्म याद रखना, आईपी की फुल फॉर्म है इंटरनेट प्रोटोकॉल, और टीसीपी की फुल फॉर्म है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। 1969 में अर्पानेट पहला पहला इंटरनेट था, ठीक है। बस कुछ खास बातें, कोई खास बात नहीं है। वर्ल्ड वाइड वेब WWW हो गया। उसके बाद चलिए HTTP याद रखना, फुल फॉर्म याद रखना बस इनकी। HTTP है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, टीपी से, और HTML है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। DNS डोमेन नेम सिस्टम, ये वो हैं। सर्च इंजन याहू वगैरह आपको बताई दिए। अब देखिए आप कितनी आसानी से इन प्रश्नों को कर पाओगे, और मैं उम्मीद करूंगा कि एग्जाम में भी इसी तरह से आप करोगे, और हमारे हर बच्चे ने ऐसा करके दिखाया भी है। ओके, पहला प्रश्न देखिए साहब,
नेटवर्कों का नेटवर्क क्या कहलाता है? बोलिए। LAN लोकल एरिया नेटवर्क, MAN मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, या WAN वाइड एरिया नेटवर्क, या इंटरनेट? तो इसका सही जवाब है नेटवर्कों का नेटवर्क तो है इंटरनेट। बहुत आसान रहा ना। इंटरनेट के लिए मानक समूह तय करने वाला समूह क्या है? तो सबको पता है W3C है। W3C क्या है? 3 W आएंगे, WWW कंसोर्टियम। ये इंटरनेट के लिए मानक तय करता है। TCP की फुल फॉर्म अभी बात कर चुके हैं, IP की फुल फॉर्म बात कर चुके हैं, इंटरनेट प्रोटोकॉल है। HTTP की बात कर चुके हैं, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल है। तीसरा प्रश्न, सर्वप्रथम स्थापित किए गए इंटरनेट नेटवर्क का नाम है? तो वो अर्पानेट है। क्या है अर्पानेट? कहां पे हुआ था? 1969 में USA में हुआ था, अमेरिका में हुआ था। तो बहुत आसान रहेगा ना। वाईफाई स्पोर्ट वाले स्थान कौन से हैं? शिक्षण संस्थाएं हैं, या होटल हैं, या एयरपोर्ट हैं, या सभी हैं? तो इसका जवाब आ जाएगा सभी हैं साहब। हुए कि नहीं हुए? नेक्स्ट, कंप्यूटर तथा इंटरनेट से सूचना पहुंचाने वाला सॉफ्टवेयर कौन सा है? ऑपरेटिंग सिस्टम, ड्राइवर, ब्राउजर? सूचना पहुंचाने का काम करेगा ब्राउजर। कौन करेगा? ब्राउजर। नेक्स्ट, इनमें कौन सा उदाहरण ब्राउजर का नहीं है? तो ब्राउजर के कुछ एग्जांपल्स हैं, जनरली पूछेंगे नहीं। तो नेटस्केप नेविगेटर नाम आए, ध्यान रख लेना, बुक में है पूरा। या इंटरनेट एक्सप्लोरर नाम आए, या मोजिला फायरफॉक्स नाम आए। ये सारे ब्राउजर के एग्जांपल्स हैं, जबकि फेसबुक ब्राउजर नहीं है। तो इसका जवाब आ जाएगा फेसबुक। और यहाँ वो डोमेन से पूछ लिया, .com कॉमर्स का पूरा नाम है, इसलिए .com से तात्पर्य होता है व्यावसायिक संस्था, या इंटरनेट ऑपरेट करने वाली संस्था, या शैक्षणिक संस्था, या सरकारी संस्थान। तो व्यावसायिक संस्था इसका राइट आंसर हो गया। वर्ल्ड, आठवां प्रश्न है, वर्ल्ड वाइड वेब की फेसबुक क्या है? डोमेन नेम सिस्टम, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, वेब पेज। तो वेब पेज का आंसर हो जाएगा, वेब पेजेस की फेसबुक है। नेक्स्ट, विद्यालयों के लिए मुफ्त में विज्ञापन मुक्त खोज की सुविधा प्रदान करने वाला सर्च इंजन कौन सा है? तो प्यारे बच्चों, गूगल, याहू, बिंग, MSN। सही जवाब है बिंग। बिंग, बी से विद्यालय और बी से बिंग, याद रख लेना। हालांकि विद्यालय में विद्यालय होता है। सर्वाधिक काम में आने वाली इंटरनेट सेवा, ईमेल, सर्च इंजन, अपलोड करना, डाउनलोड करना। तो ईमेल है साहब। क्या है? ईमेल। तो बहुत आसान रहा आपके लिए, बोलिए कोई दिक्कत थोड़ी आई। पहला इंटरनेट नेटवर्क का नाम क्या था? अर्पानेट था। WWW की खोज किसने की? याद है आपको? बर्नर्स ली ने की। इंटरनेट सुविधा उपलब्ध कराने वाली कंपनी प्रोवाइडर होती है। अच्छे प्रारूप में दिखाने ब्राउजर का काम होता है। HTTP का पूरा नाम आ गया ना, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। और HTML आ जाए तो मार्कअप लैंग्वेज। एक प्रोटोकॉल का नाम बताइए, आराम से कर सकते हैं, आराम से। HTML का यहां पूछ लिया, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। बस, अब चलते हैं आगे। और प्यारे बच्चों, अब केवल 2 चीजें और बची हैं। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज आप अपने आप पढ़ लेना, इस बुक में है, जरूरत पड़े तो, पर मुझे लगता है कि ज़्यादा जरूरत पड़ेगी नहीं आपको। अब केवल 2 टॉपिक और बचे हैं, एक तो एप्लीकेशन ऑफ ICT और एक इसके सोशल इम्पैक्ट। दोनों 10-10 मिनट के हैं, लेकिन दोनों में 10-10 प्रश्न हम जरूर करेंगे, उन्हीं में से कोई बात आएगी। ठीक है, तो हम पढ़ते हैं, आगे चलते हैं। सूचना व संचार प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग, एप्लीकेशंस ऑफ ICT। तो ICT के एप्लीकेशन क्या है? तो बहुत छोटा सा टॉपिक है, लेकिन 2, 4, 5, 6 प्रश्न इसमें बनते हैं बहुत ही बढ़िया से, तो आपको आराम से आ जाएगा, चिंता नहीं करें। तो सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी हमारे जीवन में एक जबरदस्त क्रांति लेके आई है। और ये क्रांति दरअसल हम किस रूप में देखते हैं? आज ई-कॉमर्स, ईमेल, ई एजुकेशन, ई बैंकिंग, ई गवर्नमेंट, ई मित्र, ये सारी चीजें इसी में समाहित हैं और ये कमाल कर रही है ना। इस नए युग में हम ई मेडिसिन, ई गवर्नेंस, ई बैंकिंग, ई शॉपिंग, सब कुछ तो कर रहे हैं, कर रहे हो ना आप ऑनलाइन सब कुछ। अब बहुत ईजी है, इसमें कोई चिंता की बात नहीं है। सबसे सूचना प्रौद्योगिकी के उपयोग क्या है? तो सबसे पहले ई शासन, ई गवर्नमेंट। तो केवल इतना ध्यान रखना, सरकारी काम जो होते हैं ना, तो ई गवर्नमेंट, डिजिटल गवर्नमेंट, ऑनलाइन गवर्नमेंट, या कनेक्टेड गवर्नमेंट, ये भी इनके नाम हो सकते हैं। तो गवर्नमेंट आ गया तो आप आराम से कर दोगे। आम नागरिकों, व्यवसायियों, कर्मचारियों को इससे बहुत फायदे मिलते हैं और इनकी एक्सेस भी आराम से होती है, डिलीवरी भी होता है, सेवा भी होती है, सब कुछ तो होता है। ईमेल व इंटरनेट के माध्यम से आम जनता में शासन की भागीदारी को बढ़ावा दिया जाता है। तमाम सूचनाओं की, अभी पता है ना, फ्लैगशिप योजनाओं से लेकर सारी योजनाओं की जानकारी आपको मिल जाती है, सब कुछ मिलता है। इस शासन का मुख्य उद्देश्य
सरकार द्वारा नागरिकों को एकल बिंदु प्रतिपादन निकाय, सिंगल पॉइंट डिलीवरी सिस्टम, यानी एक जगह पर ही। ई शासन का उद्देश्य क्या है? एक जगह पर ही सारी सुविधाएं उपलब्ध करा दें। क्या क्या होता है इसमें? इसमें ई नागरिक, ई नागरिक में क्या होता है? वही सारे आपके काम, पासपोर्ट से लेके टेलीफोन, बिजली, मोबाइल के बिल, जितना सर्टिफिकेट आप लेते हैं, रेट का सर्टिफिकेट भी आप इससे निकाल सकते हैं, परमिशन लेटर निकालते हैं। ई ट्रांसपोर्ट, बुकिंग करते हैं अपन, बैठे बैठे फ्लाइट में टिकट बुक करवाते हैं, बस में करवाते हैं। ई मेडिसिन, ई एजुकेशन तो खैर कमाल है ही। ई रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रेशन भी कर सकते हैं हम। ई सेक्रेटेरिएट, ठीक है। ई पुलिस, ये तमाम चीज़ें आप ध्यान रखना, बस केवल नाम ही काफ़ी है। ई कोर्ट भी है। ई डेमोक्रेसी भी है। ई डेमोक्रेसी क्या है? शासन की वह धारणा है जो नागरिकों की भूमिका शासन को सूचना देने वाले से बदलकर शासन में भागीदारी बनाने का प्रयास करती है। आपको पता है अभी एक मुख्यमंत्री शिकायत का पोर्टल आता है स्कूलों में, है ना? तो आपको अगर कोई भी उसमें आप कोई भी शिकायत कर सकते हैं, है ना? कुछ भी, तो सीधे सीधे वो उस पर कार्रवाई होती है। ई शासन के लाभ वगैरह पढ़ने की जरूरत नहीं आपको। डिजिटल इंडिया, अभी वैसे तो 2015 में डिजिटल इंडिया का एक बहुत बड़ा प्रोग्राम सेंट्रल गवर्नमेंट लेके आई है, लेकिन यहाँ डिजिटल भारत से मतलब, डिजिटल इंडिया, डिजिटल भारत से मतलब क्या है? सुने, डिजिटल इंडिया भारत सरकार की पहल है, ये ध्यान रखना है, सेंट्रल की है, जिसका उद्देश्य भारत को डिजिटल लिहाज से सशक्त समाज और ज्ञान अर्थव्यवस्था में तब्दील करना है। इसके तहत जिस लक्ष्य को पाने पर ध्यान केंद्रित किया जाता है वह भारतीय प्रतिभा, सूचना प्रौद्योगिकी और कल का भारत। तो आईटी में तीन तीन टर्म होगी ना, तीनों का शॉर्ट फॉर्म आईटी हो गया। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आईटी, आने वाला भारत आईटी, और भारत का टैलेंट, तो ये आईटी हुआ। डिजिटल इंडिया एक व्यापक प्रोग्राम है जिसमें बहुत सी चीज़ें एक साथ होती हैं, ठीक है ना? बहुत सी चीज़ों को कंबाइंड किया गया है। इनमें हर एक विचार बड़े लक्ष्य का हिस्सा नजर आए। डिजिटल इंडिया कार्यक्रम का समन्वय DEITY, हो सकता है कुछ पूछ लें, तो DEITY की फुल फॉर्म ध्यान रख लेना। डी से डिपार्टमेंट, ऑफ ई से इलेक्ट्रॉनिक, एंड आई से इंफॉर्मेशन, और टी से टेक्नोलॉजी। तो DEITY का फुल फॉर्म क्या हो गया? डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी द्वारा किया जाता है, ठीक है। इस कार्यक्रम की उपयोगिता हम देख ही रहे हैं। डिजिटल भारत कार्यक्रम की योजनाएं क्या हैं? तो बस केवल नाम से काम चल जाएगा। ई मित्र, ये महत्वपूर्ण है। ई मित्र राजस्थान सरकार द्वारा सरकार के विभिन्न कार्यों का फायदा उठाने के लिए सभी जिलों में ऑनलाइन तथा ऑफलाइन कार्य करने के लिए बनाई गई एक ई गवर्नेंस योजना है। तो याद रखना, ई मित्र किसका हिस्सा है? ई गवर्नेंस का हिस्सा है। और ई मित्र का संबंध सेंट्रल गवर्नमेंट से नहीं है, बल्कि राजस्थान सरकार, स्टेट गवर्नमेंट से है। हालांकि डिजिटल भारत का एक पार्ट है, ठीक है। जन्म, मृत्यु, विवाह, जाति, सारे प्रमाण पत्र, पानी बिजली के कनेक्शन आदि हम यहाँ पे दे सकते हैं। खास बात, 105 सुविधाएं मिलती हैं ई मित्र पर। कितनी सुविधाएं हैं? 105 सुविधाएं हैं, ये बात ध्यान रखना आप। और हम इनको एक्सेस करते भी हैं, सारी चीज़ें हम यूज़ भी करते हैं। 10 तरह के प्रमाण पत्र यूज़ किए जाते हैं इस पर, पुलिस वेरिफिकेशन से लेकर सब कुछ। बस ये ई मित्र है, ध्यान क्या रखना था, 105 वाला। ई कॉमर्स, ई कॉमर्स में बिजनेस होता है, कोई चिंता की बात नहीं है, इसके लाभ देखने की जरूरत ही नहीं है। इंटरनेट बैंकिंग तो आप खुद ही जानते हो सब, आपके पास होगी इंटरनेट बैंकिंग, हमारे पास तो नहीं है। उसके बाद बहुत सिंपल, बहुत सिंपल, बहुत आसानी से हम कर सकते हैं। ई लर्निंग, ई लर्निंग आप समझते हैं? ई लर्निंग इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग है, इसको डिस्टेंस लर्निंग भी बोलते हैं, ये शब्द याद रखना। इसको डिस्टेंस एजुकेशन भी बोलते हैं, इसको वर्चुअल लर्निंग या आभासी लर्निंग भी बोलते हैं, इसको ऑनलाइन लर्निंग भी बोलते हैं, इसको ऑनलाइन एजुकेशन भी बोलते हैं, तो इसको वेब बेस्ड ट्रेनिंग भी बोलते हैं। तो इतने नाम ध्यान रखना, ये सारे के सारे ई लर्निंग के नाम है। किसके नाम है? आप अभी जो कर रहे हो ना, हमसे पढ़ रहे हो, ये भी ई लर्निंग है, पर इसके नाम क्या क्या हो सकते हैं? इसके नाम हो सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग, डिस्टेंस लर्निंग, डिस्टेंस एजुकेशन, वर्चुअल लर्निंग, ऑनलाइन लर्निंग, ऑनलाइन एजुकेशन, या वेब बेस्ड ट्रेनिंग, एजुकेशन ट्रेनिंग, एक ही बात है, ठीक है। इसमें इंटरनेट, इंटरनेट, एक्स्ट्रानेट, ऑडियो, वीडियो, उपग्रह, टेलीविजन, CD रोम, सबका उपयोग होता है। ई लर्निंग ऑन डिमांड हो सकती है। अब जब भी मैंने ये वीडियो आपके लिए प्रेजेंट कर दिया, पर आप रात को चाहो तो रात को उसको देख सकते हो, जब आपका मन करे तब देख लो। बाकी वैसे क्लास में आप जाते थे तो गुरुजी पढ़ाते थे, उसी समय स्कूल के टाइम में पढ़ना था, कोई रात को पढ़ना चाहे तो नहीं पढ़ सकते थे, ठीक है ना। डिस्टेंस एजुकेशन ई लर्निंग के विकास का आधार है। ई लर्निंग की विधा, कुछ विशेष पढ़ने की जरूरत नहीं है इसमें, ये सेल्फ स्टडी है, ठीक है। हानियाँ भी कुछ हैं, कुछ लोग अभी ऑफलाइन क्लासेस में कहते हैं कि सब ऑफलाइन में करेंगे हम, तो वो ये हानियाँ हैं, इसलिए तो कर रहे हैं। ई डिज़ाइनिंग, और महत्वपूर्ण बिंदु, देखो कितना आसान था। चलिए अब चलते हैं MCQs पे, और पहला प्रश्न देखिए बच्चों,
ई शासन द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली सेवा है ई नागरिक, ई परिवहन, ई शिक्षा, उक्त सभी। तो सही जवाब हो जाएगा उक्त सभी। दूसरा प्रश्न देखिए, देश के हर नागरिक को डिजिटल सेवाएं प्रदान करने के लिए प्रारंभ किए गए कार्यक्रम का नाम है ई शासन, डिजिटल भारत, ई बैंकिंग, ई कैफे। तो सही जवाब है डिजिटल भारत। नेक्स्ट, कौन सी योजना के अंतर्गत विभिन्न विभागों से संबंधित सुविधाएं एक ही स्थान पर उपलब्ध कराई जाती हैं? तो वो तो हर कोई जानता है, ई मित्र है साहब। सारी 105 सूचनाएं एक स्थान पे, ई मित्र याद रखना। ई मित्र राजस्थान सरकार की सुविधा है। नेक्स्ट है, उत्पादक तथा क्रेता के मध्य संबंधों की श्रृंखला छोटी करने का कार्य कौन करता है? ई शासन, ई पुलिस, ई प्रजातंत्र, ई वाणिज्य। तो ये तो ई कॉमर्स है साहब। क्रेता उत्पादक कॉमर्स की बात आ गई ना। कौन सा साधन ई लर्निंग में प्रयुक्त नहीं होता? वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होती है, डिजिटल पाठ्य सामग्री होती है, पुस्तकें नहीं होती। तो ई लर्निंग में पुस्तकें नहीं हैं। पुस्तक भी अगर आप कहते हो ना कई बार पीडीएफ भेजो साहब, तो वो ई बुक हो गई साहब। बस अब केवल 5 मिनट का काम और बचा है, और वो है आखिरी टॉपिक आपका। और आखिरी टॉपिक का नाम सूचना व संचार प्रौद्योगिकी के सामाजिक प्रभाव, सोशल इंपैक्ट्स ऑफ आईसीटी। इस बुक का आखिरी पार्ट है। बुक आपके लिए मैं टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा कंप्लीट, अभी आप देख सकते हो। तो इसको मेरे इस वीडियो या इससे पहले वाले तीनों वीडियोस को देख लेना और आराम से इनके एमसीक्यूज 1 या 2 बार पढ़ लेना। मिल जाएंगे आपको सारे प्रश्न, कोई चिंता की बात नहीं है। और इसके बाद जो मैं शुरू करने वाला हूँ वो बेहतरीन चीज़ें हैं, इसलिए नए बच्चे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब भी कर लें और आप लोग शेयर भी करें। चलिए, तो सोशल इंपैक्ट क्या है? बस इसमें केवल 2 बातें हैं। सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी ने पूरी धरती को एक गांव बना दिया, बिल्कुल बना दिया साहब। इसने विश्व की विभिन्न अर्थव्यवस्थाओं को जोड़कर एक वैश्विक अर्थव्यवस्था को जन्म दे दिया, ग्लोबल बना दिया। सूचना क्रांति से समाज के संपूर्ण क्रियाकलाप प्रभावित हुए हैं। धर्म, शिक्षा, ई लर्निंग, स्वास्थ्य, ई हेल्थ, शिक्षा होगी ना, ई लर्निंग, ई हेल्थ, ई कॉमर्स, ई गवर्नेंस, ये सारे हम पढ़ ही चुके हैं। आईसीटी की फुल फॉर्म भी याद रखना। आईसीटी की फुल फॉर्म क्या है? इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है। अब इसमें क्या क्या खास बात है? एक सेक्रेसी, इसमें सेक्रेसी मतलब सेक्रेसी है, ऑथेंटिकेशन है, ये सिंपल बातें हैं, पढ़ लेना आप। ऑथेंटिकेशन का मतलब जो सूचना आप दे रहे हैं वो ऑथेंटिक होनी चाहिए। ठीक है। ऐसे ही इंटीग्रिटी, मतलब झूठ झूठ नहीं बोले आप यहाँ पे। फेसबुक पे पता है हम किसी को देख के उसकी फोटो कितना ऑसम, लाइक, वेरी गुड, वेरी नाइस, पर वास्तव में हो सकता है हमें वो अच्छे नहीं लगते हो, तो झूठ नहीं बोलें। मुझे भी बहुत से बच्चे कमेंट करते हैं, सर आपके जैसी क्लास हमने देखी नहीं, तो आप झूठ नहीं बोलें, आप इंटीग्रेट रहें। ये महत्वपूर्ण है। साहित्यिक चोरी, तो आजकल ध्यान रखना है, ये बहुत खतरनाक चीज़ है और हम तो इसके बहुत बड़े भुक्तभोगी हैं। आपको नहीं पता, हम या बहुत से लोग भुक्तभोगी होंगे। मान लो मैं मेरा ये वीडियो आपको दे रहा हूँ, मेरी चीज़ें तो मैं किसी और से चुरा के दे रहा हूँ, तो आपको तो पता नहीं लगता, आप तो मेरे स्टूडेंट हैं, पर उसने बेचारे ने कितनी मेहनत की होगी, या फिर मैंने इसमें कितनी मेहनत की होगी। कोई और इसको चुरा के किसी और वीडियो पे, चैनल पे अपने पे डालता है, तो आप तो आराम से देख लेते हो उसको। मैं किसी और के चुरा लेता हूँ तो आप मेरे को देख लोगे। तो ये होता है ना वो कॉपी पेस्ट। कई बार आप देखते हैं ग्रुप्स में फेसबुक पे ऐसे ऐसे डायलॉग आते हैं, कमाल है यार, वाह क्या सोचा है तुमने, पर उसने थोड़ी सोचा है, तो किसी और ने सोचा है, किसी और के दिमाग की उपज है। तो यहाँ इसमें ये महत्वपूर्ण बात है, ध्यान रखना है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं, ये शब्द याद रखना आप, मुझे लगता है कि ये वाला शब्द इंपॉर्टेंट रहेगा इंग्लिश में, प्लेजिरिज्म। प्लेजिरिज्म, प्लेजिरिज्म इंग्लिश का शब्द है, प्लेजिरिज्म याद रखना। प्लेजिरिज्म हिंदी में तो साहित्यिक चोरी आप आराम से समझ सकते हो, पर आप पकड़ के मत बैठना, क्योंकि साहित्यिक चोरी गारंटी नहीं मिले, प्लेजिरिज्म मिलेगा गारंटी से। प्लेजिरिज्म क्या होता है? एक लेखक द्वारा किसी दूसरे की भाषा, उसके विचार, उसके स्टाइल आदि का अधिकांश नकल करते हुए अपने मौलिक कृति के रूप में प्रकाशन करना साहित्यिक चोरी या प्लेगियरिज्म कहलाती है। मेरा है ये, जबकि तुम्हारा नहीं है, ये तो किसी और का है, तुमने इसको कॉपी पेस्ट कर दिया, कट पेस्ट कर दिया। ठीक है। तो बस इसमें खास बात क्या है, बस यही नाम याद रखना आप। ठीक है। और इस पे प्रश्न आ सकता है, बहुत से लोग सब कुछ करते हैं यार, पीएचडी तक कर लेते हैं चोरी कर करके। लोगों ने, मैं क्या बताऊं आपको, मिलियन सब्सक्राइबर बना लिए अपने, पर हम जानते हैं उन्होंने कहाँ से ली वो चीज़ें, उनके ओरिजिनल नहीं थे। हाँ, आप किसी से सोर्स से ले सकते हो, लेकिन किसी और ने मेहनत करके आपको वो इंग्लिश के टर्म्स दिए हैं, किसी और ने मेहनत करके आपको वो साइकोलॉजी की बातें दी हैं, और आपने उनको अपनी किताबों में पेस्ट कर दिया, आपने उनको अपने चैनल पे सीरीज के रूप में डाल दिया, आपने उनको सबको अपने पीडीएफ बना के भेजने शुरू कर दिए, आपने बच्चों की इनाम देने वाली टेस्ट सीरीजें डाल दी। तो ये साहित्यिक चोरी है। आपको पता है ना, इसमें वीडियो पे एक वो लगता है कि कॉपीराइट लग जाएगा, तो ये कॉपीराइट ही है। ठीक है। लोग तो पीएचडी कर लेते हैं इनको कर करके, और करते ही हैं।
और आजकल इसमें जो जो आगे रहता है वही फ़ायदा उठाता है और भीड़ उसकी तरफ चली जाती है, लेकिन ओरिजिनल जो हैं वो थोड़े पीछे रह जाते हैं। पर कोई बात नहीं, ऐसा होता है। इधर रखा है प्लेजियरिज्म, साहित्यिक चोरी बंद करें, प्लेजियरिज्म नहीं करें। ओके, एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है, इस पे प्रश्न पूछा जा सकता है, बहुत पूछा जाता है। बौद्धिक संपदा का अधिकार किसी व्यक्ति द्वारा विज्ञान, प्रौद्योगिकी, टेक्नोलॉजी, साहित्य, लिटरेचर अथवा कला, आर्ट के क्षेत्र में किए गए मौलिक, बौद्धिक मौलिक समझते हैं ना, खुद का ये, उसने किसी की नकल नहीं करी है, कार्य के फलस्वरूप कानूनी अधिकार प्राप्त करता है। मतलब आप कॉपीराइट लगा सकते हो ना, वो यही है। ये एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का राइट है। एक कलाकार द्वारा कृत कलाकृति, संगीतकार द्वारा बनाए संगीत या कवि अथवा लेखक द्वारा लिखे गए लेख अथवा काव्य पर व्यक्ति अथवा संस्था संगठन का विशेष स्वामित्व होता है। ये मेरा है, ठीक है, उसको कोई यूज नहीं कर सकता। बस इसमें खास बात क्या है, दो खास बातें। बौद्धिक संपदा अधिकार के, ये इंपॉर्टेंट है समझना, बौद्धिक संपदा अधिकार के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, यानी इंटरनेशनल लेवल पर, अब तो इंटरनेशनल हो गया ना भाई, कोई यूट्यूब पे वीडियो डाल रहा है तो वो तो यूएसए में, दुबई में, कहीं भी जा रहा है, तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर जरूरी है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसका संरक्षण करने के लिए जिनेवा में, ये बहुत महत्वपूर्ण याद रखना, 1967 में विश्व बौद्धिक संपदा संगठन की स्थापना की गई। 1967 में, कब? 1967 में, कहां पर? जिनेवा में। किसकी स्थापना की गई? विश्व बौद्धिक संपदा संगठन, जिसको बोलते हैं वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, शॉर्ट में इसको WIPO बोलते हैं। तो WIPO जरूर ध्यान रखना, बहुत महत्वपूर्ण है। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, जो साहित्यिक चोरी को रोकने के लिए, अपने पेटेंट के लिए, कॉपीराइट के लिए एक संगठन बनाया गया है। शॉर्ट में WIPO, फुल फॉर्म है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना जिनेवा में हुई 1967 में। और खास बात, 184 देश इसके सदस्य हैं। तो ये, हालांकि आप इसमें लेटेस्ट अपडेट देख लेना, अभी WIPO में सदस्य बढ़ गए होंगे, क्योंकि ये बुक राजस्थान बोर्ड ने छापी है, तो ये बुक 5-6 साल पुरानी है, ठीक है। भारत भी इसका सदस्य है, तो इसको देख लेना, आप मेरे को कमेंट करके बताना वर्तमान में WIPO के कितने सदस्य देश हैं। ओके, 1995 में विश्व व्यापार संगठन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बना, WTO 1995 में बना, ये भी महत्वपूर्ण बात है। 1995 में बना WTO, और वो बना WIPO कब बना? 1967 में। तो दोनों के सदस्य देखना आप, WTO के कितने सदस्य हैं और WIPO के कितने मेंबर्स हैं, ठीक है। एग्रीमेंट ऑन ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, TRIPS, ये ध्यान रख लेना। एक दो बार आप देखोगे ना तो आपको ध्यान रह जाएगा। कुछ बच्चे कहते सर कैसे याद करें, कैसे रटने की जरूरत नहीं है। आप एक या दो बार इनके थ्रू जाइए और फिर पेपर में आपको मिलेंगे तो गारंटी है आपका आंसर सही हो जाएगा। रटना नहीं है, बेवकूफ़ी नहीं करनी है। क्या क्या रटोगे इसमें, रटना कुछ नहीं है। 2-3 बार बस रीडिंग मार लेना, मेरे इन वीडियोज़ को सुन लेना और MCQs को जरूर देख लेना 2-3 बार, आराम से कर दोगे, कोई चिंता की बात ही नहीं है। और अगर एक्स्ट्रा टाइम मिल जाए तो एक बार ये बुक मैं आपको दे ही रहा हूँ, जहाँ दिक्कत हो वहाँ इस बुक को देख लेना, ठीक है। ट्रिप्स, तो ट्रिप्स क्या है? ट्रिप्स WTO का है। WTO कब बना? 1995 में, और ये दोनों UNO के बनाए हुए हैं, जिनेवा नाम से समझ गए ना आप, ठीक है। तो जितने देश जो विश्व व्यापार के संगठन हैं, विश्व व्यापार संगठन के सदस्य हैं, वो उनको इसको मानना पड़ता है। किसको मानना पड़ता है? ट्रिप्स को। ट्रिप्स क्या है? ट्रिप्स एक एग्रीमेंट है जो व्यापार पर है, व्यापार से संबंधित। तो व्यापारी हुआ ना ये यूट्यूब वगैरह सब, ठीक है, इसको बोलते हैं ट्रिप्स। ट्रिप्स में 7 तरह के बौद्धिक अधिकारों के बारे में चर्चा की गई है, ये महत्वपूर्ण है, ठीक है। लेकिन भारत में 8 अधिनियम बनाए हैं। भारत ने कितने अधिनियम बनाए हैं इसके लिए? 8 अधिनियम बनाए हैं। कौन कौन से बनाए हैं? बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002, समझना इसको, एक बार रीडिंग मारना इसकी। द बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002, कॉपीराइट एक्ट 1957, कौन सा कब आया था? तो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट आया था 2002 में, कॉपीराइट एक्ट 1957 में, ये इंडिया की बात है। डिजाइन एक्ट 2000 में, द ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस ऑफ गुड्स 1999 में, पेटेंट्स एक्ट आया था 1970 में, और PPVF, प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वेराइटीज एंड फार्मर्स, देखो किसान भी अपनी कोई तकनीक ईजाद कर लेता है तो उसका भी पेटेंट है 2001 में, ठीक है। 7वां है सेमीकंडक्टर इंटीग्रेटेड सर्किट लेआउट डिजाइन, ये आपके इंजीनियर्स के लिए है, 2000 में आया था। ट्रेडमार्क एक्ट 1999 में आया था। तो कुल मिला के 8 एक्ट हैं जो भारत ने पारित किए हैं। किसके लिए? ट्रिप्स के लिए और WIPO के लिए। WIPO 1967 में बना था और WTO कब बना था? 1995 में। और प्यारे बच्चों, आखिरी बात खत्म हो चुकी है, और वो ये है कि IT में बहुत से रोजगार हैं। आप ग्राफिक डिजाइनर बन सकते हो, आप वेब पेज डिजाइनर बन सकते हो, आप एनिमेटर बन सकते हो, डेस्कटॉप पब्लिशर बन सकते हो, नेटवर्क मैनेजर बन सकते हो,
नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर बन सकते हो, प्रोग्रामर बन सकते हो, सिस्टम एनालिसिस्ट बन सकते हो, कंप्यूटर ऑपरेटर बन सकते हो, कंप्यूटर टेक्नीशियन बन सकते हो, इंजीनियर बन सकते हो, सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन सकते हो, डाटाबेस मैनेजर बन सकते हो। कितनी संभावनाएं हैं। वेब डेवलपर बन सकते हो, वेब मास्टर बन सकते हो। और अब है सोशल मीडिया, जो आखिरी बात। सोशल मीडिया के बारे में तो आपको बताने की जरूरत ही नहीं है। विश्व में लगभग 200 सोशल नेटवर्किंग साइट्स हैं, और आज तो और भी ज़्यादा हो गई, जिनमें फेसबुक, ट्विटर, ऑरकुट, माइस्पेस, फ्लिकर, इंस्टाग्राम सब कुछ है। एक सर्वे के मुताबिक विश्व भर में लगभग 1 अरब 28 करोड़ फेसबुक यूजर्स हैं। हालांकि ये पुरानी बात है, अभी 8% मैं आपको बताऊं, 8% फेसबुक के यूजर्स हैं पूरी दुनिया में। सबसे ज़्यादा फेसबुक के यूजर्स हैं, और वो हैं 2.11 बिलियन, 2.11 बिलियन, यानी 2 अरब से भी ऊपर। लगभग 30% लोग फेसबुक को यूज करते हैं। और इंडिया में पता है कितने? इंडिया में करीब 400 मिलियन, यानी इंडिया में करीब 40 करोड़ लोग फेसबुक यूज करते हैं, लगभग 30%। तो ये सोशल मीडिया में सबसे बड़ी चीज है फेसबुक। और उसके बाद ये इनके लोगोज देख सकते हैं आप। बस महत्वपूर्ण प्रश्न आ गए साहब। सूचना क्रांति का प्रभाव हमारे समाज पर स्पष्ट है। और अब एमसीक्यूज देखते हैं हम। पहला प्रश्न देखिए, एक लेखक द्वारा किसी, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, 5-6 प्रश्नों में से कोई ना कोई बात आपको पूछी जाएगी। एक लेखक द्वारा किसी दूसरे लेखक की रचना अपने नाम से प्रकाशित करना क्या कहलाता है? निजता, प्रामाणिकता, सत्यनिष्ठा, साहित्यिक चोरी। तो इसका सही जवाब क्या है? साहित्यिक चोरी। पर बच्चों मैं आपको फिर बता दूं, परीक्षा में इंग्लिश वर्ड ध्यान रखना। निजता को प्राइवेसी कहते हैं, प्रामाणिकता ऑथेंटिकेशन है, सत्यनिष्ठा इंटेग्रिटी है, और यह है प्लेजरिज्म। प्लेजरिज्म बहुत महत्वपूर्ण है। ओके, बौद्धिक संपदा संगठन, बौद्धिक संपदा संगठन की स्थापना कब हुई? 1967 में हुई साहब। भारत में कितने अधिनियम बने? 8 बने। कितने अधिनियम बने? 8 बने। कौन सा रोजगार सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में सम्मिलित है? डाटाबेस मैनेजर बन सकते हैं, वेब डेवलपर बन सकते हैं, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर बन सकते हैं। तो सभी इसका आंसर हो गया। सर्वाधिक लोकप्रिय नेटवर्किंग साइट कौन सी है? फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, लिंक्डइन। तो फेसबुक सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। बस। तो प्यारे बच्चों, अभी के लिए इतना ही। इसके बाद मेरे नेक्स्ट वीडियोस काफ़ी महत्वपूर्ण रहेंगे, इसलिए तुरंत सब्सक्राइब कर लें। और टेलीग्राम चैनल में आपको फिर बता दूं, साइकोलॉजी अशोक पारिक लिखना है आपको, और ये पूरी बुक आपको वहाँ पे मिल जाएगी। जल्दी मिलते हैं। बाय।